भाई हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आवाज आ रही है अभी? बढ़िया है सर। हैप्पी संडे आपको भी। सर क्लास कब तक चलेगी प्लीज बता दो। देखो अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, इसको पहले चिंता होगी कब तक चलेगी। बेटा 3 घंटे तो चलेगी। मेरे विकास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम पढ़ रहे थे कार्बनिक विकास के सिद्धांत। ये दोनों हम कवर कर चुके थे। कार्बनिक विकास के सिद्धांत यही सबसे बड़ा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने लेमार्कवाद पढ़ लिया था, डार्विनवाद भी पढ़ लिया था, डार्विनवाद की आलोचना भी देख ली थी। डार्विनवाद का जो सिद्धांत था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, इसके 5 बिंदु थे। अत्यधिक प्रजनन था, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष था, इसकी कोई आलोचना नहीं थी। उसके बाद में विभिन्नता और वंशगति, सबसे बड़ी आलोचना इसी बिंदु की हुई थी। उसके बाद में प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक चयन, योग्यतम की उत्तरजीविता, इसका भी कोई अपवाद नहीं था। और इसको हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर उत्तरजीविता के लिए योग्यतम की उत्तरजीविता तो बता दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था आगमन कैसे होगा। तो ये एक आलोचना थी इस बिंदु की। और नई जाति की उत्पत्ति उन्होंने बताया था कि छोटी छोटी विभिन्नताएं आएंगी, लाभदायक विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जाएंगी और डायरेक्शनल होंगी, सतत होंगी, दिशात्मक होंगी, नई जाति की उत्पत्ति होगी। तो आप जानते हैं इनमें से 3 बिंदु जो थे उस तरह से नकार दिए गए थे। 2 बिंदु जो थे वो बिल्कुल सही थे। ये कार्बनिक विकास के हम लोगों ने क्या पढ़े थे? आलोचना पढ़ी थी, सॉरी डार्विनवाद की क्या पढ़ी थी? आलोचना पढ़ी थी। फिर उसके बाद में क्या आया था? नव डार्विनवाद आया था, जिसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ कार्बनिक इवोल्यूशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर कई सारे वैज्ञानिकों का कार्य था। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पहला बिंदु जो था अत्यधिक उत्पादन, इसको सही करके बोला गया तीव्र गुणन होगा, सीमित भोजन और आवास ये निर्धारित करेंगे। ठीक है जी। उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, इसका कोई अपवाद नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी विभिन्नताओं की। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो था डार्विनवाद में वो यही तो था कि डार्विन जो है उन्होंने विभिन्नताओं के बारे में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि विभिन्नता आएंगी कैसे, कौन लाएगा, किस तरीके से आएंगी। तो वो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था कि विभिन्नताएं कैसे कैसे आ सकती हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि विभिन्नताएं जो होती हैं, वेरिएशंस जो होते हैं, उसके 4 कारण होते हैं, जिसमें से एक हम लोगों ने जानते हैं कौन सा? जीन पुनर्योजन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जो जीन विनिमय के कारण होता है, जो कोशिका विभाजन अवस्था जब आती है लैंगिक जनन में, अर्धसूत्री विभाजन जब आती है, तो उस अर्धसूत्री विभाजन में पैकाइटिन अवस्था में जीन विनिमय होता है। हाँ जी, जीन विनिमय होता है। एमआर मेरे भाई, हेलो, स्लाइड खुल रही है, एक बार चेक करना। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है, डन। जीन पुनर्योजन जीन विनिमय से होता है बेटा, याद रखना। क्रॉसिंग ओवर से होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद संकरण हम लोग बात करी थी, या तो अलग अलग जाति के बीच में क्रॉसिंग करा दो, या एक जाति के 2 जीवों के बीच में क्रॉसिंग करा दो, तो या तो अंतर जातीय संकरण हो गया, अंतर जातीय संकरण हो गया, उससे भी क्या आएंगे? वेरिएशंस आएंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के लिए थ्योरी आई थी। वो म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? आपके ह्यूगो डी वरीज ने इवनिंग प्रिमरोज पर ऑर्निथेरा लेमार्किया ने प्रकार किया था। और उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको नई जाति की उत्पत्ति करनी है, नई जाति की उत्पत्ति करने के लिए आपको छोटे छोटे वेरिएशंस नहीं लाने चाहिए, आपको बड़े बड़े परिवर्तन लाने चाहिए। और बड़े बड़े परिवर्तन जो होंगे, जो बड़े स्तर पर आएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे उत्परिवर्तन को हमने क्या बोला था? सॉल्टेशन कहा था। याद रखना, सॉल्टेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना सॉल्टेशन क्या होता है। अब उन्होंने ये भी बताया कि ये जो परिवर्तन जो होंगे, ये जो विभिन्नताएं जो होंगी, अदिशात्मक होंगी, याद रखना, दिशाहीन होंगी, असतत होंगी, यादृच्छिक रैंडम होंगी, अचानक से होंगी। ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पर उत्परिवर्तन के सिद्धांत में बताई थी। हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। डन। अब आप मुझे बताइए क्या पढ़ना है? हाँ जी, आप मुझे बताइए क्या पढ़ना है यहाँ पर, जल्दी से। ओके अब्दुल्ला बहलीम, मेरी दुआएं आप सभी के साथ में बेटा। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए अब हमें क्या पढ़ना है, जरा इमेजिन करिए। मैंने आपको बताया था कि भैया वेरिएशन अगर लाने हैं, विभिन्नताएं अगर लानी है, हम लोगों ने कल पढ़ा था, विभिन्नताएं अगर लानी है, वेरिएशन अगर लाने हैं, तो वेरिएशन लाने के लिए हमारे पास 4 तरीके थे, जिसमें से पहला था हमारा जीन रिकॉम्बिनेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा था, जीन पुनर्योजन। दूसरा हम लोगों ने बात करी थी क्या? म्यूटेशन। तीसरा हम लोगों ने बात करी थी क्या बेटा जी? यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। और अगर किसी बच्चे ने बोला सर हिंदी में, तो उसकी ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी। वेरिएशन यानी विभिन्नता, जीन पुनर्योजन, उत्परिवर्तन और संकरण, ये 3 चीजें हम पढ़ चुके थे। अब चौथी चीज रह गई थी जो हम लोगों ने कल बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आकर पढ़ेंगे, यानी आज से पढ़ेंगे। वो कौन था मेरे भाई? चौथा भी जो बिंदु था वो था जीन अपवाह या जीन फ्लो, जीन पारगमन। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? या जीन पलायन या जीन प्रवाह। क्या लिखा हुआ है? जीन पलायन या जीन प्रवाह, जीन पलायन या जीन प्रवाह, ये हमें पढ़ना है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है ये चीज, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको ये चीज बताऊंगा ताकि आपको एक ही झटके में समझ में आ जाए। ठीक है जी, चले सर आज तो छोड़ दो। नहीं बेटा, आज भी नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। चलो जी, सो वेरिएशन 4 तरीके से आ सकते हैं, जिसमें से 3 तरीके हम लोगों ने पढ़ लिए। तब चौथा तरीका पढ़ना था, क्या था? जीन पलायन, जीन प्रवाह। सर इंग्लिश में क्या बोला है? जीन फ्लो, या तो क्या बोला है? जीन फ्लो। ठीक है जी, चले सर आज तो छोड़ दो। नहीं बेटा, आज भी नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। चलो जी, सो वेरिएशन 4 तरीके से आ सकते हैं, जिसमें से 3 तरीके हम लोगों ने पढ़ लिए। तब चौथा तरीका पढ़ना था, क्या था? जीन पलायन, जीन प्रवाह। सर इंग्लिश में क्या बोला है? जीन फ्लो, या तो क्या बोला है? जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीन माइग्रेशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन फ्लो कहते हैं। ठीक है जी, डन। पढ़ें इसको। अब इसको पढ़ने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो ये एग्जांपल यहां पर दिख जाएगा आपको, लेकिन हम लिखकर एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, एक राज्य है, कौन सा? मान लेते हैं भाई जो उस एग्जांपल में लिखा हुआ है, राजस्थान। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है भरतपुर, और भरतपुर में एक गांव है, मान ले, जिसका नाम है डीग। ये मैं इसलिए याद है क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो था ना, मेरा बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड जो था मेरा बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साथी जो था, वो इसी गांव से था, डीग से था। ठीक है, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो हमेशा याद रहता है मेरे को ये गांव। चलो जी, सो राजस्थान में एक राजस्थान स्टेट में एक जिला है भरतपुर, उसमें गांव है डीग। ठीक है जी, तो अब इसको समझते हैं, इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इस गांव में जस्ट इमेजिन 100 लोग हैं। देखिए ये जैसे एक एग्जांपल है, और इसको एग्जांपल मान के ही चलिएगा। हाँ, नदबई भी है। ठीक है जी, इसको एग्जांपल मान के ही चलिएगा। 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। 100 लोग हैं, और इन 100 लोगों में से 100 के 100 जो हैं वो गोरे हैं, जिसमें से बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, बच्चे भी होंगे, सारे के सारे क्या हैं? गोरे हैं। यानी जो नर है वो गोरे हैं और मादा है जो है गोरी है, यानी गोरे गोरी दोनों है। इतनी सी बात समझ में, कितनी सी बात क्लियर है बेटा? यहाँ पर फोकस करिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो हुआ था वो हो चुका है, अभी इधर फोकस करिए बेटा, यहाँ पर प्लीज, यहाँ पर फोकस। ठीक है, राजस्थान में भरतपुर में डीग, नदबई और भी कई जगह है। तो यहाँ पर मान लेते हैं 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। इन 100 लोगों में से 100 के 100 जो है वो गोरे हैं। ये लाइट ऑफ करना, ये देखिए। हाँ, 100 के 100 लोग जो है कैसे हैं? गोरे हैं, यानी मेल्स जो है वो गोरे हैं, फीमेल्स जो है वो कैसी हैं? गोरी हैं। डन, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ,
कि जैसे कोरोना महामारी फैली थी, ऐसे मान लो जस्ट एग्जांपल एक महामारी फैलने वाली है, यहां पर एक महामारी फैलने वाली है। तो क्या हुआ, वेस्ट इंडीज, आप सभी ने नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज सुना है? हाँ सर, वेस्ट इंडीज के लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल काले होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की टीम है जिसमें आपने क्रिस गेल का नाम सुना होगा, कैसे बिल्कुल काले काले लोग हैं ना, ब्लैक होते हैं, ठीक। तो वेस्ट इंडीज का एक डॉक्टर यहां पर आया, इसमें यहां पर ये जो 100 लोग रह रहे हैं इस गांव में, यहां पर इस गांव में ये वेस्ट इंडीज का एक ब्लैक आदमी यहां पर आया और इलाज करने लग गया। क्या करने लग गया? इलाज करने लग गया। अब इलाज करते 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 उसको ये गांव बड़ा रास आ गया, गांव बड़ा अच्छा लगने लग गया, वो यहीं पर रहने लग गया, यहाँ के लोग उसको बड़े अच्छे लगे, यहीं पर रहने लग गया, चलो यहीं पर सेवा करता था, यहीं पर रहता था, खान पीन यहीं पर था। अब उसके बाद उसको हो गया प्यार, उसको क्या हो गया? प्यार हो गया। कहां पर? यहां पर। ये जो 100 लोग थे इनमें से एक गोरी से प्यार हो गया, किसको? एक काले को। ये कैसा था सर? ये काला था और यहां पर कैसे लोग थे? गोरे, गोरियां थी, ठीक है। तो इस डॉक्टर को यहां पर एक लड़की से हो गया प्यार। अब जब प्यार हो गया किसको? इस डॉक्टर को यहां पर गोरी से प्यार हो गया, तो दोनों ने कर ली शादी। चलो जी, दोनों की हो गई शादी। अब दोनों की जब हो जाएगी शादी, तब आप मुझे बताइए, दोनों की हो जाएगी शादी तो इनसे जो बच्चा पैदा होगा वो कौन से रंग का होगा? देखिए, आप लोगों ने वंशागति और विविधता का सिद्धांत पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने बात करी थी किस चीज की, जरा इमेजिन करिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, याद आ रही है? बहुजीनी वंशागति की, याद आ रही है? उसमें हम लोगों ने त्वचा का रंग एक एग्जांपल लिया था, और आपको ये भी याद होगा कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, ये जीनोटाइप किस चीज के लिए था? काले रंग के लिए रिस्पांसिबल था, और ये किसके लिए था? गोरेपन के लिए रिस्पांसिबल था। आप मुझे बताइएगा कौन सा लक्षण प्रभावी होता है? भैया काले रंग के लिए जो जीनोटाइप है उसमें सारे के सारे जीन कैसे हैं? प्रभावी है। गोरेपन में कोई भी जीन प्रभावी नहीं है। तो आप मुझे बताइए कौन सा लक्षण प्रभावी है? सर, कालेपन का लक्षण जो है वो प्रभावी है और गोरेपन का लक्षण जो है वो अप्रभावी है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, उस क्लास में भी बताया था। इस सोचिए, यहां पर ये काला व्यक्ति यहां पर गोरी से प्यार हो गया, गोरी को काले से प्यार हो गया। रंग देखकर थोड़ी ना प्यार होता है ना, इंसानियत देखकर होता है, नेचर देखकर होता है। तो यहां पर जो गोरी थी उसको इस काले से प्यार हो गया। चलो, दोनों ने क्या मना ली? शादी मना ली। अब दोनों का पहला बच्चा हो गया सर। अब जो पहला बच्चा जो होएगा वो बच्चा कैसा हुआ सर? वो बच्चा जो था वो कैसा हुआ सर? वो बच्चा काला हो गया। क्यों? क्योंकि एक प्रभावी और एक अप्रभावी से चांसेस है किस चीज के प्रभाविता आने के। क्या सर और रंग नहीं हो सकते? हो सकते, मैं मना नहीं कर रहा। हो सकता है लाइट ब्राउन आ जाए, हो सकता है डार्क ब्राउन आ जाए, हो सकता है और डार्क ब्राउन आ जाए। मैं जस्ट एक अनुमान लगा रहा हूं, ये इमेजिन करने की सोचिएगा। क्या जो बच्चा पैदा हुआ है वो काला हो सकता है? हाँ, हो सकता है। थोड़ा सा कम काला हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन हम मान के चले कि यहां पर बच्चा कैसा हो गया? काला हो गया। चलो सर, अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, कोशिश करिएगा इतनी सी बात को समझने की। जब तक ये डॉक्टर यहां नहीं आया था तो यहां पर जितने भी लोग मिल रहे थे, उन 100 लोगों में जो जीन मिल रहे थे, वो जीन जो मिल रहे थे वो कौन से रंग को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार थे? सर, गोरेपन के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन इस डॉक्टर के आने के बाद में यहां के जो लोगों के जो जीन्स है या यहां पर जो जीनोटाइप है, क्या वो चेंज होगा? एक बच्चा कह रहा है सर चितकबरा होगा बच्चा। हाँ बेटा, उसके चेचक, उसके निशान होंगे, यहाँ सफेद, यहाँ काला, सफेद काला, है ना। कुत्ता थोड़ा ना बेटा, बच्चा है, ह्यूमन से चितकबरा होगा। हाँ भैया, जरा सोचिए, क्या यहाँ पर गोरेपन के लिए सारे के सारे जीन्स मिल रहे थे इन लोगों में? हाँ सर, मिल रहे थे। लेकिन इस डॉक्टर के आने से क्या यहाँ पर जब पैदा होगी आगे आने वाली जो संततियां होंगी, आपने बोला सर इनका पहला बच्चा जो था काला हो गया, मैंने कहा, डॉक्टर ने बोला हम एक और बच्चा करेंगे, गोरी ने बोला ठीक है हम एक और करेंगे, तो दूसरा बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा भी कैसा हो गया सर? सेकंड बच्चा भी कैसा हो गया? काला हो गया। चलो, इन्होंने बोला बस हम दो हमारे दो, ठीक है। अब ये दोनों बच्चे काले, हाँ सर, ये बड़े हुए, इसी गांव में पले पोसे, है ना, इनका लालन पालन जो है इसी गांव में हुआ, ये बड़े हुए। अब जब ये बड़े हुए तो इन दोनों बच्चों का दिल जो है और दो यहाँ पर जो गोरी है उन पर आया, फिर उन्होंने यहाँ पर शादी बना ली, अब आगे और बच्चे वो भी काले, यानी काले 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 इस गांव में अब धीरे 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 क्या बढ़ते जा रहे हैं सर? काले बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो जरा सोचिए, क्या पहले यहाँ पर काले बच्चे मिलते थे, काले लोग मिलते थे? नहीं मिलते थे। लेकिन इसके आने से कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या वेरिएशन आ रहे हैं, क्या चेंज आ रहे हैं? दिमाग लगाइए, बोलो आए कि नहीं आए? आए ना। अब जरा इमेजिन करिए और सोचिए, क्या ये वेस्ट इंडीज से आया हुआ डॉक्टर अपने साथ क्या लेकर आ रहा था यहाँ पर? सोचो क्या लेकर आ रहा था? स्टेथोस्कोप। अरे जीन लेकर आ रहा था, वो जीन जो किसके लिए रिस्पांसिबल था? कालेपन के लिए। क्या वो लेकर आया? हाँ सर। और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो आगे आने वाली संततियां हैं, या यहाँ पर जो जेनेटिक जीन्स का जो पूरा समूह मिल रहा है यहाँ पर, क्या उसमें चेंज लेकर आ रहा है? हाँ सर। बस इतनी सी तो बात थी। अब जरा सोचिए, क्या जीन्स आ रहे हैं? हाँ सर, आ रहे हैं। जरा इस वर्ड को पढ़, तेरे को चीज समझ में आएगी। जीन पलायन, हेडिंग क्या डाली थी? चौथा कारण जो वेरिएशन लेकर आ रहा था वो था जीन पलायन, जीन प्रवाह, है ना। जीन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्रवाह का मतलब आप जानते हैं, फ्लो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। पढ़िए, जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है, जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है, जैसे वो वेस्ट इंडीज वाला है, वो एक जीव है, वो अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है ना, परिवर्तन होता है, तो जीन की आवृत्तियां भी बदल जाती हैं। अब जिस जगह पर जाएगा वहां पर जिस फ्रीक्वेंसी में जीन मिल रहे थे वहां पर चेंज हो जाएंगे। यह परिवर्तन मौलिक तथा नई दोनों जीव संख्या में होता है, यानी जहां से वो छोड़कर आया है वहां पर भी तो जीन कम हो गया, और जहां पर वो जा रहा है वहां पर भी तो परिवर्तन ला रहा है। नई समष्टि में नई जीन और एलील्स जोड़ दी जाती है और पुरानी समष्टि में ये घट जाती है। बोलो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात थी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। क्या बोला हमने कि भैया देखो वो वेस्ट इंडीज से आ रहा है, वेस्ट इंडीज से आ रहा था, है ना। तो जब वो वेस्ट इंडीज से आ रहा था तो वहां की जो जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें कमी नहीं आ जाएगी। भाई कालेपन वाला जीन कम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 लोग वेस्ट इंडीज में से, इसमें से 50 यहाँ आ जाते, तो यहाँ पर कमी नहीं आ जाएगी कालेपन की, हाँ सर यहाँ जाएगी। और यहाँ पर सारे के सारे गोरे थे, यहाँ पे कालेपन नहीं आ जाएगा, हाँ सर। तो दोनों जगह चेंज आया ना, जहां से आ रहे हैं वहां पर भी चेंज आया, जहां जा रहे हैं वहां पर भी चेंज आया। बोलो, क्या ये जीन का फ्लो समझ में आया? क्या ये जीन का माइग्रेशन समझ में आया? डाउट वाले भैया 3 घंटे आप यहीं बैठोगे और आप भी पढ़ोगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपको समझ में आएगी इतनी सी बात समझ में? ये जीन यहाँ से यहाँ जा रहे थे, ये लोग जो है ये जीन को लेकर जा रहे थे, अपने जीन को लेकर जा रहे थे और यहाँ पर लेकर आ रहे थे, चेंज खत्म। हमें क्या पढ़ना था सर? हमें ये पढ़ना था कि वेरिएशन कैसे आते हैं। लो जी, क्या यहाँ पर जीन पलायन, जीन प्रवाह से वेरिएशन नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब 2 कंडीशन है। क्या? एक है जानबूझकर, क्या एक है जानबूझकर। अब जानबूझकर को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? क्या बोलेंगे यार जानबूझकर को? मेरी कसम से इंग्लिश खराब हो गई, बहुत गंदी हो गई यार। जानबूझकर, एक कार्य हो रहा है जानबूझकर, ठीक है, हाँ, डेलिबरेटली। एक है जानबूझकर कार्य हो रहा है और एक कार्य है जो यादृच्छिक है, रेंडम है, ठीक है जी। डेलिबरेट
ये डेलिबरेटली, और एक है रैंडम। दोनों का मीनिंग समझ में आता है। यादृच्छिक, रैंडम, कुछ भी, कैसे भी, कभी भी, अचानक से, कैसे भी, और एक है डेलिबरेटली यानी जानबूझकर। ये कहा कि अगर मैं जानबूझकर जीन को ले जाऊं, जानबूझकर मैं चाहता हूं कि यहां पर जितने भी जीन्स हैं उनमें चेंज आए, जानबूझकर ले जाऊं, और मैं एक रैंडम तरीके से ले जाऊं, जानबूझकर ले जाऊंगा तभी चेंज आएगा। हाँ सर मुझे पता है चेंज आएगा। अरे भैया मैं जानबूझकर बोलूंगा डॉक्टर बाबू जाओ जाओ यहां पर प्यार करो, एक गोरी से प्यार करो, शादी मनाओ, बच्चे पैदा करो, ये प्रक्रिया क्या हो गई है? जानबूझकर, फोर्सफुली। मैंने फोर्स किया इसको कि तुम जाओ यहां पर रहो, यहां पर प्यार करो, बच्चे पैदा करो, इंटेंशन था मेरा कि भैया करो करो करो। एक तो ये कंडीशन होगी, एक कंडीशन ये थी कि संयोगवश यहां पर चले गए। ये संयोग ऐसा बैठा, संयोगवश दे देता हूं, संयोग ऐसा बैठा है ना। चलो एक हो गया इंटेंशनली और एक हो गया नॉन इंटेंशनली। ठीक है, एक थी इंटेंशन कि हाँ भैया मुझे भेजना है, इस डॉक्टर को भेजना है, जानबूझकर मैं लाना चाहता हूं यार यहां पर चेंज। मान लो मैं इस गांव का मुखिया हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पर बच्चे जो है आगे अगली पीढ़ी काले हुए, सारे के सारे गोरे दिखाई देते, चमकते रहते, मैं चाहता हूं यहां पर मैं गांव का मुखिया हूं कि काले पैदा हुए। तो मैंने जानबूझकर एक डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को यहां बैठाया, उसकी यहां पर नौकरी लगाई, उसको प्यार करवाया कि जा बेटा प्यार कर, यहां पर किसी ना किसी गोरी से प्यार कर, बच्चे पैदा कर, काले बच्चे पैदा होंगे। ये प्रक्रिया कहलाएगी इंटेंशनली यानी जानबूझकर, है ना। अब आप मुझे बताइए क्या हमने यहां पर ये जो एग्जांपल लिया था, क्या हमने जानबूझकर इस डॉक्टर को बुलाया या तो एक संयोग से आया कि यहां पर महामारी फैल रही थी, ये संयोगवश यहां पर आया, इसको पता लगा महामारी फैल रही है, ये संयोग से यहां आया और आकर यहां पर ये संयोगवश, इसको थोड़ा पता था इसको यहां पर प्यार हो जाएगा, नहीं पता था ना, ये तो किसी संयोगवश से आया, संयोग से प्यार हो गया, संयोग से बच्चे हो गए, बच्चे कैसे हो गए? काले हो गए। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, यहां पर दो कंडीशन थी, या तो संयोगवश होएगा या इंटेंशनली कोई काम होएगा। अब ये सर क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं ये जो जीन पलायन जो हमने पढ़ा था, अगर ये जीन पलायन संयोगवश होता है यानी किसी इंटेंशन के साथ में नहीं होता है, नॉन इंटेंशनली होता है, कैसा होता है? नॉन इंटेंशनली होता है, संयोगवश होता है, रैंडम होता है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये वो चीज है जो बच्चों को समझ में नहीं आती थी। सोचो सिंपल से एग्जांपल से चीज समझ में आ गई भैया, इस एग्जांपल से तुमको चीज समझ में आ गई कि भैया ये अलग प्रकार के जीन्स यहां पर आए, इस जगह की पूरे जेनेटिक कॉम्बिनेशन को चेंज कर रहे थे। इस प्रक्रिया को हमने बोला जीन का पलायन या जीन का फ्लो। अगर ये जीन का पलायन कैसा होता है? अगर ये जीन का पलायन संयोगवश होता है, नॉन इंटेंशनली होता है, जानबूझकर नहीं होता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। बोलो कैसा लगा? सिंपल सी चीज थी। अब यही चीज आप जब बुक्स में पढ़ते हैं तो कसम से आप में से कईयों ने जानते होंगे, कई पहचानते होंगे, कई समझते होंगे, ऑब्वियसली बात है, पढ़ा होगा। लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ा है और समझ में नहीं आया, बता इस एग्जांपल से समझ में, अब ये पढ़, ए ये ले मेरे भाई, ए कहां गया, ए ये रहा, पढ़ो जी पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीन विचलन या आनुवांशिक अपवाह। सॉरी मैंने हिंदी में नहीं लिखा था वहां पर। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवांशिक अपवाह या जीन विचलन। क्या पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? यदि जीन आवृत्ति में परिवर्तन संयोगवश होता है, नॉन इंटेंशनली होता है, किसी संयोग से हो गया, तो इस आनुवांशिक अपवाह, तो इसे क्या बोला जाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। बोलो भैया समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक की बात? हाँ जी सर, जीन का प्रभावी होना जरूरी है? नहीं मेरे भाई, सोच एक जगह पर सारे के सारे लंबे थे, एक जगह पर सारे के सारे लंबे थे, और वहां पर कौन पहुंच गया? बोना पहुंच गया, और बोने को लंबे से प्यार हो गया, हो गया। चांसेस है वहां पर अगली पीढ़ी में क्या बोनेपन के हो सकते हैं? सोचो भाई, तुमसे मैंने पूछा कि एक जगह थी जहां पर सारे के सारे लंबे थे, अब तुमने बोल दिया जीनोटाइप कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं हो सकता। हाँ सर, ये भी तो लंबेपन के लिए जिम्मेदार था। जरा सोचो वहां पर पहुंच गया बोना, अब अगर बोना पहुंच गया तो क्या वहां पर कोई बोना पैदा हो सकता है? ये ले हो गया बोना, आ गया जीन आवृत्ति में चेंज। तो जरूरी थोड़ा ना कि प्रभावी जीन वाला ही आएगा तो चेंजेस आएंगे। ले मेरे भाई, अप्रभावी जीन भी तो ला सकता है। क्या समझ में आया? या बातें चल रही है गुड़िया कुमारी? नेहा सिस सर आपको ब्लॉक कर दिए हैं। अच्छा बातें कर लो तुम, सिस ब्रो खत्म ही नहीं होता इस क्लास में। सर मुझे इस गांव में जाना है सर, हरिओम हरिओम पाटीदार, हरिओम पाटीदार कह रहे सर मुझे इस गांव में जाना है। कैसे इन बच्चे का लालन पालन करने जाएगा बेटा? गोदी में खिलाने जाएगा इनको? चलो जी डन, आगे बढ़े। अभी तो देखिएगा ये वाली चीज समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। अब आगे ध्यान से, सर मेरा नाम ले लो, बस यही चलता रहेगा, मेरा नाम ले लो। हाँ जी आगे ध्यान से सुनिएगा, अभी तो देखिएगा। मान लो यही वाला एग्जांपल है, यही वाला एग्जांपल, इसमें एक और चीज समझानी है। ये जो 100 लोग थे, अच्छा चलो इसको भी हम बाद में देखेंगे। ये समझ में आ गया मेरे भाई? ये आनुवांशिक विचलन समझ में आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ में आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया तो ये आज का लेक्चर आपको वापस से देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। देखो यही चीज मैंने यहाँ पर बच्चों को इसी तरीके से समझाई, कोई अलग एग्जांपल नहीं, सेम टू सेम चीज है। राजस्थान में जिला भरतपुर, वहां पर गांव है, उसमें 100 लोग रह रहे हैं, उस गांव का कुछ नाम है, उसमें 100 लोग रह रहे हैं, जिसमें स्त्रियां जो है गोरी है, पुरुष जो है गोरे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति आया वेस्टइंडीज से, जीन लेकर आया कालेपन के, और यहाँ पर जो अगली पीढ़ी हो रही थी काले रंग की हो रही थी, यानी वेरिएशंस आ रहे थे इस जगह पर। डन, ये था जीन अपवाह, या मैं बोलूंगा इसको जीन फ्लो बोला था, जीन का माइग्रेशन बोला था। और अगर ये संयोगवश होता है, नॉन इंटेंशनली होता है, जानबूझकर नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। नेचुरली हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ, कृत्रिम रूप से नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। डन। चलें आगे, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड और याद रखना, क्या? जीन पूल। ये वर्ड कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है बच्चों को। सर ये जीन पूल क्या होता है? पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। बेटा मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर 100 लोग थे इस गांव में। हाँ सर ये गांव है, इसमें डीग मान ले, नदबई मान ले मेरे भाई, नदबई है, ठीक है, कोई सा भी गांव है यहाँ पर। ये 100 लोग थे। हाँ सर ये 100 लोग थे। अब मैंने बोला एक व्यक्ति के अंदर 100 जीन है। हरिओम ऐसा होता नहीं है बेटा, सिर्फ मानना है आपने, ठीक है हरिओम, ऐसा है नहीं, सिर्फ मानना है, क्योंकि तेरे मन में लड्डू फूट गए। हाँ सारे यहाँ पर गोरे गोरे है ना, गोरी है। हाँ जी, एक व्यक्ति के अंदर 100 जीन है, तो बताओ 100 लोग यहाँ पर मिल रहे थे, टोटल कितने जीन हो गए? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर 100 जीन है, तो टोटल इस जगह पर कितने जीन हो गए हैं? सर टोटल जीन कितने हो गए 100 लोगों में? 10,000 जीन ही हुए। हाँ सर, तो एक निश्चित क्षेत्र पे मिलने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका टोटल जीन जो होता है, क्या एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में मिलने वाले सभी जीव, एक निश्चित क्षेत्र में मिलने वाले एक जाति के सभी
जीवों का कुल जीन क्या कहलाएगा? जीन पूल कहलाएगा। मतलब कहने वाली बात है, मैं भी यहां पर लिखने में थोड़ा सा वो हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हो कि एक जगह जैसे आप अपने गांव की बात कर लो, आपके गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके अंदर टोटल जितने भी जीन्स मिलेंगे वहां पर, वो वहां का क्या कहलाएगा? जीन पूल कहलाता है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी? सर जानबूझकर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं। हाँ जी, तो जीन पूल जो होता है वो चीज समझ में आ गई। जीन पूल क्या है मेरे भाई? जीन पूल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। जीन पूल का मतलब समझ में आ गया कि एक निश्चित जगह पर टोटल जितने भी लोग मिल रहे हैं उन सभी लोगों के अंदर टोटल जितने भी जीन्स मिल रहे हैं सारे के सारे जीन्स क्या कहलाते हैं? जीन पूल कहलाता है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या यहां पर दिमाग लगाइएगा, क्या यहां पर जब ये काला यहां पर आया तो क्या यहां का जीन पूल चेंज हुआ? सोचना, दिमाग लगाना, सोचना। सोचो, जब तक ये काला नहीं आया था, दिमाग लगा, जब तक ये काला नहीं आया, ये व्यक्ति नहीं आया था, तो यहां पर 100 लोग थे। हाँ सर, टोटल जीन्स कितने मिल रहे थे? जस्ट इस एग्जांपल से एक व्यक्ति के अंदर 100 जीन है तो 100 लोगों में टोटल कितने हो गए? 10,000 जीन्स हो गए। हाँ, जब तक कौन नहीं आया? ये नहीं आया। जैसे ये आया, आने के बाद यहां रहने लगा, रहने के बाद यहां शादी कर ली, शादी करने के बाद यहां बच्चा पैदा कर दिया, बच्चा पैदा हो गए, कितने हो गए? 2 हो गए। अब जरा सोच, कितने टोटल लोग कितने हो गए यहां पर? दिमाग लगा। पहले कितने मिले थे? 100 मिले थे, अब टोटल कितने हो गए? सोचो, पहले मिले थे 100, अब कितने हो गए? दिमाग लगाइए फटाफट, कितने हो गए? वेल डन आशु कुमार, बहुत बढ़िया। कितने हो गए बेटा यहां पर? पहले मिल रहे थे 100, अब कितने हो गए? कह रहा है 106 हो गए। 3 तो खुद है यहां पर है, 102 है ना? साकिब खान कह रहा है 102। तुम यार कसम से घोंचू है यार, कसम से। एक कह रहा है 99, एक कह रहा है 101। कन्यादान करवाएगा 101 का है। अरे भैया 100 लोग रह रहे थे, ये एक तो खुद हो गया डॉक्टर और 2 इसके बच्चे हो गए। बता, लड़की तो इन्हीं 100 लोगों में से थी ना एक, टोटल कितने हो गए? 103 नहीं हो गए? अरे यार तू निकालेगा नीट है, बोर्ड फोड़ेंगे हम, नीट निकालेंगे, तेरे को कैलकुलेशन तो हो नहीं रही है। सर कितना पढ़ा दिया, कितना पढ़ा दिया, कितना पढ़ा दिया, बहुत कुछ पढ़ा दिया, फिर समझ में नहीं आएगा लल्लूलाल। 100 लोग थे, इन 100 में एक ही आया, कितने हो गए? 101। अब इन 101 में इसका यहां पर किसी एक लड़की से टाका भिड़ गया, ठीक है। अब कितने हो गए सर? 2 बच्चे और हो गए, 101 प्लस 2 103। ओए होए होए, बहुत गजब की कैलकुलेशन करी। टोटल कितने हो गए? 103। हाँ सर 103। एक व्यक्ति में 100 जीन थे, पहले कितने मिल रहे थे? 10,000 जीन, अब कितने हो जाएंगे? 10,300 जीन। सोचो कितने जीन हो जाएंगे? 10,300 जीन नहीं हो जाएंगे? हाँ सर 10,300 जीन हो जाएंगे। पहले कितने थे? 10,000 थे, अब कितने हो गए? 10,300। ये 300 जीन क्या यहाँ के जीन पूल में चेंज लेकर आए या नहीं लेकर आए? बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये 300 जीन इन 10,000 जीन में अलग थे या नहीं थे? ये 10,000 जीन गोरेपन के लिए थे, ये 300 जीन जो थे, क्या ये जिसमें से 2 बच्चे और एक खुद वो व्यक्ति, टोटल ये 300 जीन वो जीन थे जो इस जीन पूल में, जीन पूल क्या था? टोटल जीन्स जहां पर टोटल जीन्स जितने भी होते हैं एक जगह पर निश्चित जगह पर पाए जाने वाले टोटल जीन जो होंगे वो क्या कहलाएगा? जीन पूल कहलाएगा। क्या इस जीन पूल में चेंज आया या नहीं आया? जनाब आया। बस इतनी सी बात मेरे को बतानी थी। डन, क्लियर है? चलें आगे, पक्का? अभी तक देख बेटा, यहां पर इतनी सी बातें सुन ली है, समझ लिए? अभी तक देखिएगा, मुझे बताइए इसका मतलब जानते हैं आप? फाउंडर, ये वर्ड पहले कभी सुना? अंग्रेजी का सभी ने सुना होगा, फाउंडर। सर गांव वाले के बच्चे जन्म नहीं लेंगे बेटा, गांव वाले के बच्चे भी जन्म ले रहे होंगे, वो सफेद हो रहे होंगे। हम जस्ट मान के चल रहे हैं कि पर्टिकुलरली उस इंसिडेंस के बिहाफ पर जिस समय वो काले और उस लड़की के साथ में जो बच्चे हुए उस टाइम पे कोई और बच्चा नहीं हो रहा, बस सभी ने रोक रखा है अपने आप को कि हम बच्चा नहीं करेंगे, पहले डॉक्टर अंकल का और एक आंटी का बच्चा होगा, ठीक है? ओके हाँ भैया, ये फाउंडर जो होता है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्थापक। अब आप सोचिए, क्या ये वर्ड जानते हैं? इसका मीनिंग जानते हैं? यानी वो व्यक्ति या वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी चीज की स्थापना करते हैं, किसी चीज का निर्माण करते हैं, किसी चीज को निर्मित करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? संस्थापक, फाउंडर बोलते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझ के मुझे बताइएगा, इस एग्जांपल में अगर ये नहीं आता तो क्या इनमें चेंज आता? अगर ये व्यक्ति नहीं आता तो क्या यहां चेंज आता? नहीं। ये आया तो चेंज लाया, यानी इस जगह के जीन पूल में चेंज लाने का काम इसने किया। ये है फाउंडर, ये है संस्थापक, ये यहां पर निर्मित कर रहा है। किसको? कालेपन के लिए जिम्मेदार था, ये कालेपन की संतति लाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था, ये डॉक्टर बाबू जिम्मेदार था, फाउंडर था कि नहीं था? अगर इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है मेरे भाई, तो जरा यहां पर फटाफट जल्दी से ये एक बार पढ़िए। हेडिंग देखिए क्या लिखी हुई है? संस्थापक प्रभाव, फाउंडर इफेक्ट। क्या लिखा हुआ? संस्थापक प्रभाव, फाउंडर इफेक्ट। डन, लिखा हुआ। अब एक बार फटाफट इसको पढ़। जब जीव संख्या का कोई भाग मौलिक जीव संख्या से पृथक अथवा प्रवासित होता है, जैसे वहां से उसने प्रवास किया था वेस्ट इंडीज वाले ने, तो अलील आवृत्ति में परिवर्तन के कारण यह पृथक भाग आनुवांशिक रूप से मौलिक जीव संख्या से भिन्न हो जाता है। क्या वो वेस्ट इंडीज से आया और जो मौलिक रूप से जो जीव मिल रहे थे, जहां पर वो गोरे मिल रहे थे, अब वो वहां पर आकर चेंज ला रहा है? हाँ सर ला रहा है। तो वही क्या कहलाएगा? फाउंडर कहलाएगा। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि इससे जीन पूल में कुछ अलील की आवृत्ति बहुत कम, कभी कभी अलील आवृत्ति यहां परिवर्तन समष्टि में क्या लिखा हुआ है? हो सकती है, अथवा कुछ अलील पूर्णता अनुपस्थित भी हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखिए, ये हो सकता है ये वर्ड आपको अभी एकदम से समझ में ना आ रहे हो। चीज जो समझने वाली थी वो ये समझने वाली थी कि फाउंडर इफेक्ट का मीनिंग क्या है, ये संस्थापक प्रभाव का मीनिंग क्या है। यानी एक ऐसा प्रभाव जो किसके कारण आ रहा है? एक ऐसे जीव के कारण आ रहा है जो एक जगह पर प्रवास करके अपनी जगह से निकलकर, दोनों जगह पर, अपनी जगह से जहां से निकल रहा है वहां की आवृत्ति में चेंज ला रहा है, और जहां जा रहा है वहां की आवृत्ति में चेंज ला रहा है। वहां पर जो फ्रीक्वेंसी मिल रही थी जीन की, जीन पूल जो मिल रहा था उसमें चेंज ला रहा है, तो वो जीव क्या कहलाएगा? फाउंडर। और ऐसा इफेक्ट क्या कहलाएगा? फाउंडर इफेक्ट। हाँ जी, डन, मीनिंग समझ में आ गया? डीडी आकांक्षा सिंह, अब क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? एक जीव जो अपने मौलिक भाग से निकलकर किसी दूसरे भाग में जाता है, तो जिस भाग से निकलता है वहां की जीन आवृत्ति में परिवर्तन होता है, और जहां जाता है वहां की जीन आवृत्ति में परिवर्तन कहता है। ऐसे जीव को संस्थापक बोलेंगे, और इस प्रकार का प्रभाव संस्थापक प्रभाव कहलाएगा। कह रहा है क्यों सर? मतलब पूरी कहानी गाली और कह रहा है सर क्यों चेंज लाएगा? भाई ये जानबूझकर तो नहीं ला रहा था ना, इसके अंदर जो जीन्स थे उनकी वजह से यहां चेंज आ गया ना। ये काला व्यक्ति चाहता है कि मैं यहां जाकर सबको काला कर दूं, है? देवदत्त कभी पूछा करो तो लॉजिक के साथ पूछा करो, हर किसी चीज के आगे क्यों मत लगाया करो। क्यों क्यों क्यों? मैं तुमसे पूछूं क्यों?
जब कोई चीज पढ़ रहे हैं तो किसी लॉजिक के साथ पढ़ रहे हैं ना। क्यों सर, क्यों हो गया चेंज? अरे भैया यहाँ पर जो जीन्स जो थे वो कालेपन के लिए जिम्मेदार थे, प्रभावी थे, और यहाँ पर प्रभावी लक्षण पैदा हो गया। क्यों सर? हाँ जी, तो ये था क्या हमारा, ध्यान से सुनिएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो थी, क्या बोला बेटा हमने, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है, जीन अनुवांशिक विचलन या जीन प्रभाव या जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है बेटा, इसके दो प्रभाव होते हैं। एक होता है फाउंडर इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, संस्थापक प्रभाव, और इसी का ही, ध्यान से सुनना, इसी का ही एक और नाम भी होता है, सॉरी इसका नहीं, कहां गया, सिविल राइट इफेक्ट बोला जाता है इसको। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, सिविल राइट इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि सिविल राइट बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट को। क्यों बोला जाता है आप समझ जाएंगे, कौन से वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने इसके बारे में बताया होगा। तो फाउंडर इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक प्रकार है, एक रूप है, एक एग्जांपल मान ले। एक होता है फाउंडर इफेक्ट और एक होता है बॉटलनेक इफेक्ट। सर हिंदी में भी बॉटलनेक इफेक्ट बोला गया, ये देखिए बॉटलनेक प्रभाव या बॉटलनेक इफेक्ट। ठीक है जी, समझने की कोशिश करिएगा। मैं वापस से फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जिनको नहीं समझ में फिर से रिपीट करूंगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट तेरे को समझ में आ गया था, चल एक बार वापस से पूरा एक बार जल्दी से रिपीट करो, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे बोला कि भैया वेरिएशन लाने, आपने बोला हां सर लाने। मैंने बोला वेरिएशन कैसे कैसे आ सकते हैं, डार्विन ने तो नहीं बताया, तो उन्होंने बोला बस वेरिएशन आते हैं जो लाभदायक होता है अगली पीढ़ी में जाकर, ये नहीं बताया कैसे आते हैं। तो हमने रिसर्च करके, हमने मींस वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया कि फाइनली वेरिएशन चार तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहला जीन रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया जीन्स का समजात गुणसूत्र के बीच में क्रॉसिंग होगा। ठीक है जी, म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज ने बता दिया था, बड़े बड़े अचानक से जो चेंज आएंगे वो चाहे जीन में आ सकते हैं, गुणसूत्र में आ सकते हैं, गुणसूत्र की संख्या में आ सकते हैं, गुणसूत्र की संरचना में आ सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं, फ्रेम शिफ्ट हो सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़े थे। फिर है हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग जाति है, एक ही जाति की दो अलग अलग नस्लों के बीच में आपने क्या करा दिया है, क्रॉसिंग करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन। ये तीन तरीके हम लोगों ने पढ़े थे। चौथा जो तरीका था जिसको हमने बोला जीन पलायन या जीन प्रवाह, एक जीव अपनी मौलिक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाता है, जानबूझकर नहीं, हम जस्ट ये कह रहे हैं, एक जीव अपनी मौलिक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाता है, जहां जाता है वहां की जीव संख्या में अगर चेंज लेकर आता है तो इस प्रक्रिया को हमने बोला जीन पलायन या जीन प्रवाह। ठीक है, अब अगर ये जीन प्रवाह जानबूझकर होएगा तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं बोलते। अब अगर ये जीन प्रवाह कैसा होएगा, संयोगवश हुआ, जानबूझकर नहीं, इंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली तो हम कराते हैं, हम जानबूझकर कराते हैं ताकि हम एक नई जाति का विकास कर सकें। ठीक है, अगर नेचुरल तरीके से संयोगवश होता है, नॉन इंटेंशनली होता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हमने बोला जीन माइग्रेशन, जीन, इस प्रक्रिया को हमने बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला था। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा जी, यहां पर इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, अगर ये संयोगवश होता है तो इस प्रक्रिया को हमने बोला था जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या अगर जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो संयोगवश हो जाता है, अचानक से संयोगवश हो जाता है, नॉन इंटेंशनली हो जाता है, इस प्रक्रिया को हमने बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसी जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन किया था किसने, सिविल राइट में। अब सिविल राइट वैज्ञानिक ने जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो प्रभाव बताए, एक है फाउंडर प्रभाव और एक है बॉटलनेक प्रभाव। सर इसको बॉटलनेक हिंदी में लिख दो, ले मेरे भाई बॉटलनेक प्रभाव। अब इसमें से पर्टिकुलरली जो संस्थापक प्रभाव था, इसी का एग्जांपल हम इतनी देर से देख रहे थे। ये वाला एग्जांपल जो था, ये वाला एग्जांपल था, ये जिसको हम लेकर आए थे, ये किस चीज का एग्जांपल था, ये पर्टिकुलरली ये वाला एग्जांपल हमने देखा। ये किसका देखा सर, ये जीन पलायन जीन प्रभाव का देखा। कौन सा देखा, संयोगवश देखा। क्या कहला रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसमें ये व्यक्ति एक फाउंडर की तरह, एक संस्थापक की तरह यहां पर आया और यहां के जीन पूल में चेंज कर दिया, खत्म, खलास, पूरी चीज रिपीट कर दी। डन, क्लियर है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो थी, इसके दो प्रभाव होते हैं, जिसमें से एक का एग्जांपल हमने पूरे इतनी देर से देख रहे थे, वही एग्जांपल था किस चीज का मेरे भाई, फाउंडर इफेक्ट का। डन, अब बात करते हैं सर बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले याद रखना, ये बॉटलनेक इफेक्ट में क्या किया, बॉटल की बात की जा रही है क्या, कौन सी बॉटल की बात की जा रही है, इस बॉटल की बात की जा रही है, नहीं सर बॉटल की बात नहीं की जा रही है। बॉटलनेक, ये तो रही बॉटल, ये रही बॉटल और ये रही गर्दन नेक, बॉटल के ऊपर रख दी गर्दन, बॉटलनेक इफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है बॉटलनेक इफेक्ट, तो देखिए बेटा ये बॉटलनेक इफेक्ट जो है, इसमें ये जो वर्ड है बॉटलनेक, ये कहां से है, यह है बॉटलनेक्स से, और बॉटलनेक्स का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। देखो तुम लोग बोलते हो ना सर इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे हो, तेज फटाफट खत्म कर दो। देख भाई मैं देख सीधी सी बात है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है। एक टीचर आया जिसने बोला बेटा बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, प्राकृतिक आपदाएं एक जगह के जीन पूल में चेंज कर देती है, उसको बॉटलनेक इफेक्ट बोलते हैं। आप ताली बजा बोलते हैं, हां समझ में आ गया कि प्राकृतिक आपदाएं आई, वहां पर जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बिजली कड़क गई है, ये सारी चीजें हो गई है ना, एटम बम गिरा दिया, चलो वो तो एक कृत्रिम हो गया, मतलब इस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आ गई है ना, मिट्टी और आकर गिर गया, उल्कापिंड आकर गिर रहे हैं, भूकंप आ गया है, उसकी वजह से एक जगह के जीन पूल में क्या आ गया, चेंज आ गया, इसको हम बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। और तुम बोलते हैं समझ में आ गया, सीधी बात है, प्राकृतिक आपदा आएगी एक जगह जीन पूल में चेंज कर देगी, खत्म, बॉटलनेक इफेक्ट। अरे बॉटलनेक का मतलब क्या है ये तो सोचो, बॉटलनेक वर्ड का मीनिंग क्या है ये तो सोच, बॉटलनेक वर्ड है बॉटलनेक से, और बॉटलनेक का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं। अब ये प्राकृतिक आपदाएं आप जानते हैं अच्छे तरीके से, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। ये नेचुरल कैलेमिटीज अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे भूकंप प्राकृतिक आपदा, बिजली का गिर जाना प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ जाना प्राकृतिक आपदा, ज्वालामुखी का फट जाना प्राकृतिक आपदा। ठीक है, ये सारी बादल का फट जाना प्राकृतिक आपदा। जैसे आपको याद होगा 2000 पता नहीं कौन सा वर्ष था, मेरे को वर्ष याद नहीं आ रहा है, केदार धाम में है ना, आपके क्या हुआ था, बादल फट गए थे और जाने कितने लोग बह गए थे, कितनी बॉडीज बह गई थी, जो उस मंदिर में रह गए थे वो बच गए थे। याद है, सब सुना है आप लोगों ने, भूकंप, सुनामी, कोरोना, है ना, ये क्या है सर, ये प्राकृतिक आपदा है, उत्तराखंड में हुआ था। हाँ सर, तब जरा इमेजिन करिए, क्या जस्ट इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट का हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल वैसे तो मैंने लिया हुआ, बट ये एग्जांपल राइट एग्जांपल नहीं, जैसे एक चीज समझाने के लिए। बेटा किसी देश ने दूसरे देश के ऊपर कोई बम गिराया था, एटॉमिक बम गिराया था, याद है, एटम बम गिराया था। कौन से देश ने किसके ऊपर गिराया था पता है ना, यूएसए ने अमेरिका के ऊपर गिराया था, है ना, किसने गिराया था, सुरेश कुमार तेरे को अकल है, तू क्या बोलता है, क्या लिखता है, तेरे को बिल्कुल भी अकल है या तेरा मन करता है तू डांट खाने के बावजूद फिर वापस वही काम कर रहा है सुरेश कुमार, तेरे अंदर बुद्धि है या तू है साइकेट्रिक, तेरे को चाहिए कुछ है बेटा, है तेरे अंदर अकल वकल है या नहीं है, नहीं है, घोड़ा है दिमाग से बिल्कुल ही, हद है यार बिल्कुल यार, पहले डांट खा चुका है, पहले निकाला जा चुका है, फिर वापस वही काम कर रहा है। यूएसए ने अमेरिका के ऊपर एटम बम दागा था, है ना, जापान के ऊपर, और जापान में किसमें, हिरोशिमा और नागासाकी। तो अमेरिका ने एटम बम जो था, परमाणु हमला किया था जापान में, हिरोशिमा नागासाकी पर किया था, है ना। अब जब यहां पर एटम बम गिराया गया था तो वो एटम बम से
जो विस्फोट जो हुआ था उससे लाखों की तादाद में लोग मर गए थे, है ना। जो विस्फोट हुआ था उससे क्या हो गए थे, लाखों की तादाद में क्या हो गए थे, लोग मर गए थे। डन, क्लियर है, समझ में आ गया। अब एटम बम जो है उससे जरा सोचिए, एटम बम किससे बनाया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से बनाया जाता है, यूरेनियम, रेडॉन, प्लूटोनियम, इनका यूज किया जाता है। तो यहां पर जब एटम बम गिराया गया तो उससे विस्फोट जो हुआ, उससे जो हीट निकली थी, उस हीट इतनी जबरदस्त निकली थी कि लाखों की तादाद में लोग तो मरे थे। प्लस उसके साथ में वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो यहां पर रह गए, गिरे थे, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो यहां पर थे, जिनसे अभी भी रेडिएशन निकल रही थी, जो लोग बच गए थे उनके अंदर ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से क्या रिलीज हो रही थी, रेडिएशन रिलीज हो रही थी, और यहां के लोगों के अंदर जा रही थी। कौन, रेडिएशन। और सर ये रेडिएशन आंखों से तो दिखाई नहीं देती, आपसे मैं बोल दूं यहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया है, मेरे को कोई बीमारी हो सकती है, ये हो सकती है, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से रेडिएशन निकलकर मेरे अंगों के अंदर कैंसर म्यूटेशन कर सकती है, कैंसर तक पैदा कर सकती है। आपको पता नहीं लगेगा कि आपके अंग अंदर से क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। आप जरा सोचिए, वो रेडिएशन आपकी सेल में गए, आपकी सेल में जाकर आपके एंजाइम्स की विकृतीकरण कर दिया, श्वसन करने वाले एंजाइम्स का विकृतीकरण हो गया तो श्वसन नहीं हो पाएगा, श्वसन नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, आदमी खत्म हो जाएगा, फेफड़े खत्म हो जाएंगे, दिल खत्म हो जाएगा, ब्रेन खत्म हो जाएगा। तो ये रेडिएशन दिखाई नहीं देते हैं और अंगों को खत्म कर देते हैं। अब इमेजिन करिए, यहां पर जब एटम बम गिराया गया तो उससे लाखों की तादाद में जो हीट रिलीज हुई थी, उससे लाखों की तादाद में जो विस्फोट हुआ था, उससे लोग मरे। हाँ सर मरे। और यहां पर वो जो एटम बम गिरने से जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो यहां पर यूज में लिए गए थे इस बम में, उस रेडियो सक्रिय पदार्थों से रेडिएशन जो रिलीज हो रही थी वहां के लोगों के अंदर जा रही थी। हाँ सर, उनमें म्यूटेशन कर रही थी ये रेडिएशन। सोचो यहां पर ये जो रेडिएशन थी, क्या यहां पर इन लोगों में म्यूटेशन कर रही थी, दिमाग लगाइए, क्या यहां पर चेंजेस लेकर आ रही थी। हाँ, यूरेनियम, थोरियम, सब कुछ लेकर आ रही थी। क्या लेकर आ रही थी, क्या लेकर आ रही थी सर, म्यूटेशन लेकर आ रही थी। हाँ सर, म्यूटेशन लेकर आ रही थी। अब जो चीज सीधा टॉपिक पर आते हैं और वो ये, कई 20, 25, 60 वर्ष के बाद में जापान की सरकार ने देखा हिरोशिमा नागासाकी में जो लोग जो थे ना, जिनके अंदर म्यूटेशन इस कदर तक फैल गए कि कई ऐसे लोग, कई ऐसे मनुष्य पैदा होने लग गए जो कैनाबिलिक होने लग गए। कैसे होने लगे थे, कैनाबिलिक होने लगे थे। कैसे होने लगे थे, कैनाबिलिक होने लगे थे। अब कैनाबिलिक सर अभी भी कैसे निकलते हैं बेटा, अब तो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है जापान में भाई। हाँ जी, कैनाबिलिक हो गए थे, बाद में इन लोगों को गोलियों से उड़ाकर खत्म कर दिया गया था। अब आपको पता है कैनाबिलिक क्या होते हैं, कैनाबिलिज्म या कैनाबिलिक लोग वो होते हैं जिनको हम आदमखोर बोलते हैं। ऐसे ह्यूमंस जो दूसरे ह्यूमंस को पकड़कर, उनको मारकर, उनका खून चूसकर, उनका मांस खा लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैनाबिलिक बोलते हैं। विकलांग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कैनाबिलिक बोलते हैं। और मेरे भाई नरभक्षी, यस पर्टिकुलरली वर्ड क्या आएगा, नरभक्षी बोलेंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, ज़ॉम्बी नहीं बोलेंगे, नरभक्षी बोलेंगे, कैनाबिलिक बोलेंगे। तो क्या सर ऐसे हुए थे, हाँ हुए थे मेरे भाई। और इनको, इन लोगों को खत्म किया गया था, इनके द्वारा जापान की सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिनमें ऐसे लोगों को खत्म किया गया था। सोचो अगर ऐसे लोगों की आबादी बढ़ने लग जाती, पूरा जापान खत्म हो जाता। समझ रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा, ये सारी चीजें सुनकर, इतनी सी बातें सुनकर, दिमाग लगाकर सोचना, अगर मैं यहां से ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इस पूरी प्रक्रिया में ये पूरी प्रक्रिया आपको नेचुरल दिखी कि आर्टिफिशियल दिखी, सोचो सर ये तो हमने किया ना। हाँ सर, हमने एटम बम गिराया, हमने वो रेडियोएक्टिव पदार्थ गिराया जिसकी वजह से रेडिएशन निकली, जिसकी वजह से म्यूटेशन हुआ, उस म्यूटेशन से ऐसे लोग पैदा हुए। ये तो कृत्रिम था ना, आर्टिफिशियल था ना। क्या सर ऐसा प्राकृतिक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है दोस्त। क्या म्यूटेशन प्राकृतिक नहीं हो सकते हैं, क्या ये म्यूटेशन, ऐसे म्यूटेशन प्राकृतिक नहीं हो सकते, प्राकृतिक म्यूटेशन नहीं होते, बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर ये प्राकृतिक म्यूटेशन किसी प्राकृतिक आपदा से आते हैं, क्या अगर ये म्यूटेशन किसी प्राकृतिक आपदा से आते हैं, किसी बॉटल नेक के कारण आते हैं, किससे आते हैं, किसी नेचुरल कैलेमिटी, किसी प्राकृतिक आपदा, किसी बॉटल नेक के कारण अगर क्या आते हैं, ये म्यूटेशन आते हैं और उससे एक नई जाति का निर्माण हो जाता है। जैसे यहां पर कैनाबिलिज्म जो थे, एक नए प्रकार के जीव थे या नहीं थे, वेरिएशन आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए। अगर ऐसी कंडीशन प्राकृतिक रूप से होती है, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई ऐसा म्यूटेशन पैदा हो जाए जिससे एक नई प्रकार के जीव पैदा हो जाए, तो इस प्रभाव को बोला जाता है बॉटल नेक प्रभाव। खत्म। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, बॉटल नेक प्रभाव। सर जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाओ, इसको क्लास से भगाओ, निकालो, इसको पता ही नहीं है, इसकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, भगाओ इसको, इसका नाम नोट करो, लिखो इसका नाम, लिख दो जल्दी से, इसका नंबर नोट करो। आज हम बहुत फुर्सत में बेटा, पूरी फुर्सत में, आज पूरा टकलिया करेंगे तुमको। चलो जी, सर फोन के रेडिएशन से म्यूटेशन क्यों नहीं होते हैं, बेटा फिजिक्स वाले सर से पूछना। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारी दो चीजें जो फाइनली अपने कंप्लीट कर दी हैं। ये था बेटा हमारा नव डार्विनवाद, ठीक है जी। नव डार्विनवाद में ये चौथा बिंदु था कि वेरिएशंस कैसे आते हैं, जनाब ये आपको समझ में आ गया। 4 तरीके से आते हैं, चौथे का ये प्रकार था, ये वाला आनुवांशिक अपवाह, आनुवांशिक विचलन। फाइनली आप मुझे बताइए क्या पढ़ रहे थे पढ़ क्या रहे थे बेटा, हम पढ़ रहे थे नव डार्विनवाद। क्या पढ़ रहे थे, नव डार्विनवाद पढ़ रहे थे, है ना। और नव डार्विनवाद में हमने क्या पढ़ा कि जो डार्विनवाद जो था उसमें जो गलतियां थी उनको सुधारा गया था। अब डार्विनवाद में जो पहला बिंदु था क्या था बेटा जी, अत्याधिक उत्पादन जो था उसको हमने सही किया था किसमें, नव डार्विनवाद में। और क्या बोला था आपको याद आ रहा होगा, नव डार्विनवाद में इसी बिंदु के हमने 2 बिंदु बनाकर बोला, क्या तीव्र गुणन होगा, लेकिन डिपेंड करेगा किस पर, साधन पर, किस पर, सीमित साधनों पर डिपेंड करेगा। ये 2 बिंदु बना दिए थे हमने, ठीक है जी। यहां पर जो दूसरा बिंदु था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सॉरी यहां पर जो दूसरा बिंदु था क्या था, स्ट्रगल फॉर नहीं, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष। हाँ यही तो था, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष था ना। हाँ सर, ये यूं का यूं था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, ये यूं का यूं था। यहां पर बस ये तीसरा बिंदु बन गया था। फिर यहां पर तीसरा बिंदु था विभिन्नताएं और वंशागति। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसको सुधारा गया था। विभिन्नताएं किस तरीके से आएंगी बेटा, यहां पर जननिक विभिन्नताएं हमने पढ़ी थी। यहां पर चौथा बिंदु जो था वो क्या था, यहां पर जननिक विभिन्नताएं। देख रहा है यहां पर चौथा बिंदु लिखा हुआ है, जननिक विभिन्नताएं, यानी हमने इसको सही करके बताया, जननिक विभिन्नताएं। और ये जननिक विभिन्नताएं जो है
ये कितने तरीके से आ सकती है? 4 तरीके से आ सकती है। 4 तरीके कौन से थे? ये 4 तरीके थे जो हमने यहां पर लिखे थे यहां पर, ठीक है। जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन पुनर्योजन, उत्परिवर्तन म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन संकरण, जीन पलायन, जीन प्रवाह जिसको जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो बोलते हैं। अगर ये संयोगवश होता है तो इसको हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला था। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट सिविल राइट इफेक्ट जो था, सिविल राइट जो थे इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है उसके 2 प्रभाव है, एक फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटलनेक इफेक्ट। बालक बोला सर जो कोर्स का है वो पढ़ाओ, लल्लू लाल ये कोर्स की ये चीजें तो कोर्स में दी हुई है, तो नीट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ हाँ चलो आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर नेक्स्ट, यहां तक की बात हम लोगों ने कर ली है, ये 4 बिंदु हो गए। अब यहां पर चौथा बिंदु क्या था जरा सोच, प्राकृतिक वर्ण था। यहां पर कौन सा था? प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन था। हाँ सर प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन था। यहां पर 5वां हो जाएगा प्राकृतिक वर्ण, और हमने बोला था इसका कोई वो नहीं था, आलोचना नहीं थी। हाँ ये बोला गया था ये जो प्राकृतिक चयन जो है ये योग्यतम की उत्तरजीविता हमने बात करी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो था, है ना, बोला था ना योग्यतम की उत्तरजीविता। ये योग्यतम की उत्तरजीविता तो बता दिया था, योग्यतम की उत्तरजीविता ये तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसका आगमन कैसे होगा। कैसे होगा आगमन? वो इस चौथे बिंदु से हमें समझ में आया कि विभिन्नताएं के कारण योग्यतम जीवित रह पाएगा, विभिन्नताओं के कारण, ठीक है जी। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना था ये चौथा बिंदु कौन सा? प्राकृतिक वर्ण, इसका नवडार्विन वर्ग, और इसके हमें क्या देखना है? एग्जांपल्स देखने, इस प्राकृतिक चयन के हमें टाइप्स देखने, है ना, ठीक है, ये वाला पढ़ना है। लेकिन ये वाला पढ़ने से पहले यहां पर जो 5वां बिंदु जो था इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं दोस्त। यहां पर जो 5वां बिंदु जो था वो था नई जाति की उत्पत्ति, नई जाति की ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई जाति की उत्पत्ति, ठीक है। और यहां पर यही बिंदु कौन सा हो गया था गुरु? यहां पर यही बिंदु हो गया था हमारा छठा। यहां पर ये वाला बिंदु हमारा कौन सा हो गया है? छठा बिंदु हो गया। डन, खत्म, ये एक ही लाइन में अपन ने लिख दिया है, ठीक है। सर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, मेरे भाई ये पढ़ाने के बाद में अगला टॉपिक जो आएगा, तो अगला टॉपिक जो दिखेगा यहां पर वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ही दिखेगा, ठीक है जी। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा पढ़ने वाले? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ही पढ़ने वाले। डन, इतनी सी बातें समझ में आ गई, क्लियर। अब हमारी ये जेनेटिक विभिन्नताएं हम लोगों ने पढ़ी है। जेनेटिक विभिन्नताएं कितने तरीके से आ सकती है? 4 तरीके से आ सकती है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे, चलिए अभी तक देखिएगा। अब हम पढ़ने वाले अगला टॉपिक जो है वो है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। कौन सा है? हार्डी विनबर्ग नियम, ये वाला पढ़ने वाले हैं। और कसम से इसी चैप्टर में सिर्फ यही चीज है जो कंफ्यूज करती है। सर बॉटलनेक समझ में नहीं आया, ठीक है आदित्य विश्वकर्मा अगले साल समझना बेटा। हाँ जी, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है इसको हम समझने वाले हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। सर शाकनाशी पीड़कनाशी क्या होता है? बेटा शाकनाशी वो होता है जो शाक को खत्म करता है, और पीड़कनाशी वो होता है जो पीड़क को खत्म करता है। एक होता है पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को खत्म करते हैं, एक वीडिसाइड्स जो वीड को खत्म करते हैं। हाँ जी, पहले सुन लो, पता ना क्या होता है कि आप लोग ना जगह जगह मॉड्यूल एक को खोल के रख लेते हो। अब आपको वहां पर वर्ड दिख जाते हैं, अब आप उनको समझने की कोशिश करते हो, आपको समझ में नहीं आता, अब आप उन चीजों को यहां पर बीच में पूछने लग जाते हो। हम तरीके से चल रहे हैं, उनको तरीके को हमारे फ्लो को बिगाड़ देते हो, है ना, ठीक है। चले आइए। सर सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है? बेटा तनिक ठहरे रख लो, थोड़ा वेट कर लो, मेरे को पता है तुम कहां से पढ़ रहे हो, मेरे को भी पता है। एक बार ये 5वां बिंदु आएगा तो सेक्सुअल सिलेक्शन बताऊंगा ना, यहां पर आइसोलेशन लिखा हुआ है, यहां पर बताऊंगा ना, यहां पर रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा शांति रख लो, वेट कर लो। हाँ जी, हम क्या पढ़ने वाले बेटा? यहाँ पर हार्डी विनबर्ग नियम पढ़ने वाले हैं। ये हार्डी विनबर्ग नियम जो बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता, इसकी लाइनें समझ में नहीं आती, और यही की लाइनें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, यूं की ये चीजें लिखी हुई है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये चीजें लिखी हुई है, ये चीजें समझ में नहीं आती। आइए हम अपने तरीके से यहाँ पर पहले चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ बेटा, मेरे को एक सीधी सी बात मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना। अगर किसी जीव में जीन पलायन या आनुवांशिक विचलन, जीन पलायन अगर संयोगवश होता है तो उसको हम आनुवांशिक विचलन बोलते हैं ना। अगर किसी जीव में ये पूरा एक ही बिंदु है, इसको एक ही बिंदु मानकर चलेंगे, जीन पलायन अगर संयोगवश होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विचलन बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक। जीन पलायन, जीन प्रवाह या आनुवांशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्संयोजन, प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, और क्या रह गया? उत्परिवर्तन हो गया, जीन रिकॉम्बिनेशन हो गया हमारा, और संकरण, ये भी इंक्लूड करते हैं हम यहां पर, संकरण। मान लो अगर ये चीजें ना हो, जस्ट इमेजिन, मान लो अगर ये 5 की 5 कंडीशंस नहीं हो रही है। अब आप मुझे बताइए 5 कंडीशन क्या लेकर आ रही थी? सर ये 5 कंडीशन जो थी, कौन कौन सी 5 कंडीशन थी मेरे भाई? अभी थोड़ी देर पहले अपन यहां पर लिखा था, ये 5 कंडीशन जो होती हैं, ये 5 कंडीशन जो थी, जिसमें से ये वाली कंडीशन का एक प्रकार था, कौन सा? जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना, एक था ना, एक था ना कि भैया जीन रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जीन पलायन जिसका एक भाग हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, और साथ साथ प्राकृतिक वर्ण भी, ठीक है। ये कंडीशंस क्या लेकर आ रही हैं? सर ये वेरिएशन लेकर आती है, क्या लेकर आती है? विभिन्नताएं लेकर आती है। अब हार्डी विनबर्ग बोल रहे हैं कि देखो बालक, अगर इनमें से कुछ भी ना हो, इनमें से कुछ भी नहीं होएगा, तो मुझे बताओ क्या नहीं आएंगे? बोलोगे सर चेंजेस नहीं आएंगे, विभिन्नताएं नहीं आएंगी, बस ये हार्डी विनबर्ग ने बोला कि बालक देखो, अगर इनमें से कुछ भी ना हो, देख रहे हो, अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो क्या नहीं आएंगे? कोई चेंज नहीं आएंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। अब आप मुझे बताइए, कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई? कैसा लगा? बोलते हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बड़ा टफ लगता है, समझ में नहीं आता, इतनी सी बातें को समझ में नहीं आई। हार्डी विनबर्ग बोल रहे हैं मेरे भाई ये ऐसी चीजें हैं, अगर नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा? अगर ये नहीं होंगी नहीं होंगी तो विभिन्नताएं नहीं होंगी। अब आप मुझे बताइए, अगर विभिन्नताएं नहीं आएंगी, इसको छोड़ दे, सोच, ठंडे दिमाग से सोच, विभिन्नताएं नहीं आ रही हैं। सोच, एक जगह है, गांव है, उस गांव में लंबे भी हैं, लंबे विषमयुग्मजीवी भी हैं, लंबे समयुग्मजीवी भी हैं, और बौने भी हैं। सोचना, आराम से सोचना, क्या
एक गांव है जिसमें लंबे व्यक्ति हैं, समयुग्मजीवी हैं, विषमयुग्मजीवी हैं और बौने भी हैं। अब आप मुझे बताइएगा, अगर इस लंबे का इस बौनी से क्रॉस कर दे, इस लंबे का इस बौनी से क्रॉस कर दे, इस बौने का मान लो इस लंबे से क्रॉस कर दे या किसी से भी क्रॉस कर दे, क्या अगली पीढ़ी में कोई वेरिएशन आएगा अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग? कि अगर वो 5 प्रक्रिया नहीं होंगी, सोच, युग्मक बनाते हुए कोई जीन में नहीं हुआ, कोई संकरण नहीं हो रहा, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रही, कोई जीन पलायन नहीं हो रहा, कोई जीन पुनर्योजन नहीं हो रहा, कोई प्राकृतिक चयन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या अगली पीढ़ी में वेरिएशन आएंगे? नहीं आएंगे। जब अगली पीढ़ी में वेरिएशन नहीं आएंगे तो सोचना ये जो जीन्स जो है यूं के यूं जाएंगे या नहीं जाएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम अगली पीढ़ी में जाएगी, इनकी आवृत्ति अगली पीढ़ी में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जरा दिमाग लगाइए, यही कंडीशन, कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी कितना हो जाएगा? 1 नहीं हो जाएगा। कांस्टेंट नहीं रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट नहीं बने रहेंगे। सोचो, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं बनी रहेगी? अरे मेरे भाई पंकज मीणा, मेरे भाई, ये जस्ट एक प्रिंसिपल है, ये थ्योरी नहीं है कि जो सिद्ध हुई है, ये प्रिंसिपल है कि ऐसा मानना कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होएगा। अगर ऐसा हो जाए कि कोई, और आप जानते हैं ऐसा नहीं होता, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ऐसा नहीं होता है, जीन पलायन भी होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होती है, जीन रिकॉम्बिनेशन भी होता है, म्यूटेशन भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हार्डी विनबर्ग कह रहे हैं कि मान ले अगर ऐसा ना हो तो ये जीन्स जो है क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? अरे बुद्धूलाल, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। मेरे अंदर कोई भी वो चीज नहीं हो रही है जिससे विभिन्नताएं हैं, तो मेरे जो जीन्स अगली पीढ़ी में यूं कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? खत्म क्लास यार। प्रिया मिश्रा, कितने घंटे क्लास चलेगा आज? यार ये हमको ही क्यों दिखते हैं भैया, हैं ये हमको ही क्यों दिखते हैं? तुम यार इनके कमेंट्स को दबा दिया करो यार, हमें ना दिखा करें ऐसे कमेंट्स, वो धड़ वाला ना सिंबल लगा दिया करो ताकि हमको दिखे ही नहीं आ रही है। इनको पढ़ने से मतलब नहीं है, इनको बस ये क्लास कितने बजे तक चलेगा, जब स्टार्टिंग में बता दिया, क्लास जब स्टार्ट करी तब बता दिया कितने बजे तक चलेगा, फिर वापस कितने बजे तक चलेगा। हमको खाना बनाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, पढ़ाई तो करनी नहीं हमको। अरे नहीं करनी तो जाओ रे, मजाक थोड़ा ना चल रही है यहाँ पर। हाँ जी, 5 घंटे तक चलेगा। बोलो, बैठोगी बेटा, 5 घंटे तक चलेगा, ठीक है? हाँ, डन। तो आप मुझे बताइए, हार्डी विनबर्ग का जो प्रिंसिपल है ये समझ में नहीं आता, हम थोड़ा देसी भाषा में चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो हार्डी विनबर्ग भी आराम से समझ में आएगा। भाई हार्डी विनबर्ग ने बोला क्या कि अगर ये कारक ना हो, कौन से? अगर ये कारक नहीं होंगे, ये कारक जो हार्डी विनबर्ग को प्रभावित करते हैं, अगर ये कारक ना हो तो सीधी सी बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स की आवृत्ति, जीन्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी? डन। क्लियर है? ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं। अब एक काम करिए, हार्डी विनबर्ग की इस पहले बिंदु को पढ़ो। देखो मैं साथ साथ पढ़ाता रहूंगा, और बेटा जिसको जाना वो जाओ यार, प्लीज बार क्लास को डिस्टर्ब करके ये मत लिखा करो कितने बजे तक चलेगी। ये लक्षण पता है किसका होता है? मंदबुद्धि वालों का लक्षण होता है। जो मंदबुद्धि होते हैं ना उनका ये लक्षण होता है, कितने बजे तक चलेगी। अब अगर किसी ने लिखा तो मैं उसका नाम लेकर बोलूंगा कि ये बालक है मंदबुद्धि। ठीक है जी, हाँ जी, तुमको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना, बंद कर दो, बाद में पढ़ लेना, खत्म, सीधी सी बात है। बार क्लास को मत डिस्टर्ब किया करो, बिना फालतू में फ्लो मत बिगाड़ा करो ये चीज लिखकर। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल है, थ्योरी नहीं है, सिद्ध नहीं हुई, एक प्रिंसिपल है, एक नियम दिया गया था कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। लेकिन अगर है मतलब अगर मगर अगर ऐसा नहीं होता, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या लिखा? किसी जीव संख्या में, आराम से पढ़ना, शांति से पढ़ना, किसी जीव संख्या में किसी जीन अथवा विस्थल यानी उसकी लोकेशन के युग्म विकल्पी के प्रकट होने की आवृत्ति स्थिर होती है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समान रहती है। वापस से पढ़, फिर से पढ़। किसी जीव संख्या में जीन या युग्म विकल्पी के प्रकट होने की आवृत्ति क्या रहती है? स्थिर रहती है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समान रहती है। कब? आप पूछोगे कब? फ्लो इधर देख, मेरी तरफ देख। क्या हार्डी विनबर्ग बोल रहे हैं बेटा? एक जीन की फ्रीक्वेंसी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कांस्टेंट बनी रहेगी। क्या हार्डी विनबर्ग बोल रहे हैं? एक जीन जो है वो कांस्टेंटली एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कांस्टेंटली जाता जा रहा है, कांस्टेंट बना हुआ है। तब जब ये 5 घटक प्रभावित करते हैं, मतलब ये 5 घटक नहीं होंगे तब। अब बता, समझ में आया कि अगर ये 5 घटक नहीं हुए, यानी ये 5 घटक किसको प्रभावित कर रहे हैं? हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल को प्रभावित कर रहे हैं। ऊपर लाइन देख, क्या 5 घटक जो हार्डी विनबर्ग की साम्यता को प्रभावित करते हैं। कि हार्डी विनबर्ग बोल रहे हैं कि जीन जो है कांस्टेंटली जाता जा रहा है। कब? जब ये 5 घटक नहीं होंगे, यानी ये 5 घटक किसको प्रभावित कर रहे हैं? हार्डी विनबर्ग की समीकरण को प्रभावित कर रहे हैं। शर ये किसने दिया था? मेरा बेटा पूछ रहा है, शर ये किसने दिया था? बेटा ये दिया था लल्लू ने, इसका नाम था लल्लू, इसका नाम था पंजू। लल्लू पंजू ने ये नियम दिया था। हार्डी विनबर्ग ने नियम दिया ना। कैसे क्वेश्चन पूछता है? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, वैज्ञानिकों का नाम है हार्डी विनबर्ग, उन्होंने ये दिया था। डन। ये पहला बिंदु समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर सोचना, वो जीन्स जो मेरे अंदर है अगली पीढ़ी में कांस्टेंटली जा रहे हैं, मेरी बीवी के अंदर वो कांस्टेंटली जाते जा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या वो जीन्स इक्विलिब्रियम में है? सोचना, क्या वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम बना हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछना, आप सब फिजिक्स पढ़ते हैं। क्या अगर कोई चेंज आएगा तभी तो इक्विलिब्रियम बदलेगा, साम्यता बदलेगी, है ना? कोई चेंज आ नहीं रहा है, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है क्या वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं? हां सर इक्विलिब्रियम में है। ये देखिए यहां पर क्या लाइन लिखी हुई है। क्या यह नियम कहता है कि यादृच्छिक रूप से संगम करने वाले किसी जनसंख्या में अलील आवृत्ति स्थिर होती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी नियति बनी रहती है। क्या कि अगर कोई रैंडमली मीटिंग कर रहा है, जानबूझकर नहीं, रैंडमली यादृच्छिक रूप से मीटिंग कर रहा है, ठीक है, और वो 5 कारक नहीं है, तो जीन की आवृत्ति क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी नियत बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। जीन कोश क्या होता है? जीन पूल तेरे को पता है? जीन पूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीन कोश सदैव अपरिवर्तनीय रहेगा। बोल, समझ में आया कि नहीं आया? अरे जीन पूल क्या था? जितने भी जीन्स हैं कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, जीन पूल सदैव कैसा रहेगा? परिवर्तनशील हो जाएगा। क्या परिवर्तनीय रहेगा? सर अपरिवर्तनीय रहेगा। इसे क्या बोला जाएगा? आनुवांशिक संतुलन कहा जाएगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। भाई तुम कोई चेंज करो मत, तुम कोई चेंज मत करो, तुम कोई जीन पुनर्योजन मत करो, तुम कोई म्यूटेशन मत करो, तुम कुछ मत करो, जीन्स कांस्टेंट बने रहेंगे, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रहेगा, जीन पूल अपरिवर्तनशील होगा, खत्म खलास। ये है हार्डी विनबर्ग का मीनिंग। कुमार जी कह रहे सर मीटिंग का मतलब क्रॉसिंग। हाँ जी,
सेम ही रहेगा अगली पीढ़ी में। वेल डन, बहुत बढ़िया। चले चले, ये तो था इस हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का मीनिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। 5 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है। आज मैं अपने बच्चों को बोल कर आया हूं कि 5 बजे अपनी मम्मी के पास रहना। खैर वो तो पूरे दिन अपनी मम्मी के पास ही रहते हैं। मैंने कहा आज का दिन उनको मिलता है ना, पापा के पास रहेंगे, पापा के साथ खेलेंगे, है ना। मैंने कहा आज 5 बजे तक तुम वहीं रहना, आज भी वीकडे नहीं है, ठीक है। तो आज तुम लोगों को टाइम दिया जा रहा है तो उस टाइम को वेस्ट मत करना। मैं भी नहीं चाहता हूं कि टाइम वेस्ट हो, पूरा फोकस के साथ पढ़ना, ठीक है मेरे भाई। चलो, ये तो था मीनिंग, ये थे 2 बिंदु हार्डी विनबर्ग समीकरण के। डन, क्लियर है। चले अब बात करते हैं क्वेश्चंस कहां से आते हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे समझने की कोशिश करिए। देखिएगा, हार्डी विनबर्ग ने ये चीज बताने के बाद बोली कि मान लो ये जो स्मॉल पी है, ये किस चीज को बताता है? ये प्रभावी जीन की आवृत्ति को बताता है। अब ये चीज है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज इस पर फोकस करना। प्रभावी जीन की आवृत्ति को बताता है, फ्रीक्वेंसी को। और क्यू जो है, ये सिंबल किस चीज को बताता है? अप्रभावी जीन की आवृत्ति को बताता है। किसको बताता है? अप्रभावी जीन की आवृत्ति को बताता है। यानी ये पी एक सिंबल है, एक लेटर है जो किस चीज को बताता है? प्रभावी जीन की आवृत्ति को बताता है। और क्यू जो है, ये अप्रभावी जीन की आवृत्ति को बताता है, ठीक है। अब सब समझ नहीं आया? मैंने कहा अभी अब मैंने आपसे बोला कि मान ले 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, है ना। उसमें से 360 जो थे वो कैपिटल टी जीनोटाइप वाले थे। 480 जो हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले थे, ठीक है जी। और 160 लोग जो हैं वो स्मॉल टी जीनोटाइप वाले हैं। डन, इतनी सी बात समझ में आई? क्या बोला हमने? कैपिटल टी जीनोटाइप वाले कितने हैं? 360। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? 480। और 160 जो है कौन से? स्मॉल टी जीनोटाइप वाले हैं, ठीक है जी। अब यहां पर पर्टिकुलरली ये वाला जीनोटाइप वाले जो होंगे, इनकी आवृत्ति कितनी होगी, या ये 1000 लोगों में कैपिटल टी जीनोटाइप वाले कितने होंगे, ये बताने के लिए रिस्पांसिबल कौन है? ये वाला सिंबल, कौन? पी स्क्वायर। कौन सा? पी स्क्वायर। ये कितने होंगे ये बताने के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? ये जीन की आवृत्ति, कौन? क्यू स्क्वायर। और ये कितने होंगे टोटल जब जीन संख्या में, ये बताने के लिए होता है 2pq। सर समझ में नहीं आया? मैंने एक बार वापस, क्या ये पी किसी को बता रहा था? प्रभावी जीन की फ्रीक्वेंसी को बता रहा था। क्या पी जो है वो किसी को बता रहा है? प्रभावी जीन की आवृत्ति को बता रहा है। प्रभावी जीन की आवृत्ति, जैसे प्रभावी जीन है कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी कितना मिलेगा उसके लिए हमने सिंबल यूज में लिया स्मॉल पी। ये अप्रभावी जीन है बोनेपन के लिए, तो ये कितना मिलेगा उसके लिए हमने ये सिंबल यूज में लिया, कौन सा? क्यू लिया, ठीक है। अब आप जानते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जीन सदैव क्या रहेंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेंगे? कांस्टेंट बने रहेंगे। ये चीज मैंने तेरे को यहां पर बोली, हमेशा क्या बने रहेंगे? ये लंबा, ये विषम लंबा, ये बोना हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेंगे? हमेशा कैसे बने रहेंगे? कांस्टेंट बने रहेंगे। हमेशा कैसे बने रहेंगे? कांस्टेंट बने रहेंगे। तो जरा सोच, इस फार्मूले में ये प्रभावी जीन की आवृत्ति को बता रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जीन। हमेशा क्या रहेगा? प्रभावी और अप्रभावी जीन की जो आवृत्ति होगी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी। यानी पी प्लस क्यू हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। बोल मेरे भाई, इतनी सी बात। अरे भैया, मानव की जनसंख्या में जीन के 2 ही तो प्रकार थे, एलील 2 ही थे ना, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। हार्डी विनबर्ग बोल रहे हैं जो बदलता नहीं है, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। यानी प्रभावी और अप्रभावी जीन की आवृत्ति हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लो, हमने ये लिख दिया, खत्म। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। हार्डी विनबर्ग बोल रहा है प्रभावी और अप्रभावी जीन हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डन। अब आप जानते हैं इसका बाइनोमियल हम कैसे निकालते हैं, द्विपद कैसे निकालते हैं? इसका हम ये कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा गुरु? पी स्क्वायर 2pq, क्यू स्क्वायर और 1। यही होती है, यही बोलेंगे इसको। क्लास रुक गई है, यही होता है। सिंपल सा था, होल स्क्वायर कर दिया हमने, आ गया आंसर। क्लियर है? डंडन डंडन। अब यहां पर ये पी स्क्वायर किस चीज को बता रहा है? ये पी स्क्वायर फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है जीन की। किस चीज की? सर प्रभावी जीनोटाइप वालों की। ये आवृत्ति किसकी होगी? सर अप्रभावी जीनोटाइप वालों की। और ये आवृत्ति किसकी होगी? दुगनी होगी। किसकी दुगनी होगी? किसकी? सर प्रभावी विषम युग्मन जीव वालों की। तो एक जीव संख्या में ये कितने मिलेंगे? इतनी आवृत्ति से मिलेंगे। ये कितने मिलेंगे? इतनी आवृत्ति से मिलेंगे। ये कितने मिलेंगे? इतनी आवृत्ति से मिलेंगे। और ये कांस्टेंट बने रहेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी हमेशा क्या बना रहेगा? 1 बना रहेगा। ये कितने मिलेंगे? कितनी फ्रीक्वेंसी से मिलेंगे जीव संख्या में? हम किससे बताएंगे? पी स्क्वायर से। ये कितनी फ्रीक्वेंसी से मिलेंगे जीव संख्या में? हम किससे बताएंगे? 2pq से। ये कितने मिलेंगे जीव संख्या में? किससे बताएंगे? किससे दर्शाएंगे? इतनी फ्रीक्वेंसी से मिलेंगे। ये था, चमक गया? वाह। चलो, एक बच्चे ने बोला सर आज ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ढंग से चमक गया, बहुत अच्छे ना। अब आजा, अब जो असलियत है उस पर आते हैं। और असलियत क्या है? क्वेश्चंस है। असली पोल किस पर खुलेगी? क्वेश्चंस पर। आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए ताकि मैं फटाफट और क्वेश्चन नोट डाउन कर लूं। आज इस क्वेश्चन को करिए, मैं और क्वेश्चन लेकर आया हूं, इस क्वेश्चन को करिए, पहले करने की कोशिश करिए आराम से। हाँ भैया पायल कुमारी, आंसर बताइएगा 1 2 3 4 में से क्या होना चाहिए आपका? वेल डन अमन यादव, बहुत ही बढ़िया। आकाश प्रजापति, वेल डन। टन टन टन। हाँ जी, कर लिया बेटा, सभी ने कर लिया। ये वाला कैसे आएगा? आइए, क्या लिखा हुआ है?
ये क्वेश्चन आता है बेटा आपके नीट में इसी तरीके से आते हैं, 1000 व्यक्तियों की समष्टि में। अच्छा, क्वेश्चन हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से कैसे आता है, पहले एक बार मैं आपको बता दूं कितने कितने तरीके से क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में, ध्यान से सुनो, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में नीट में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी हम समझेंगे। एक कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि पी स्क्वायर किसको बताता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हार्डी-विनबर्ग समीकरण में पी स्क्वायर जो है ये किसको बताता है, क्या आप कर लेंगे, कर लेंगे, पी स्क्वायर किसको बताता है, या क्यू स्क्वायर जो है ये किसको बताता है, 2pq जो है ये किसको बताता है, ये एक क्वेश्चन बनता है। कर लेंगे ऐसा कि पी स्क्वायर किसकी आवृत्ति है, प्रभावी समयुग्मजी जीनोटाइप की, क्यू स्क्वायर अप्रभावी समयुग्मजी जीनोटाइप की, 2pq प्रभावी विषमयुग्मजी जीनोटाइप की। डन, सिंपल सा एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है हार्डी-विनबर्ग समीकरण को उपरोक्त में से कौन प्रभावित नहीं करता या करता है, चार ऑप्शन होंगे, आप जानते हैं कौन करता है, आपको पता है कौन से वो कारक है जो हार्डी-विनबर्ग समीकरण को प्रभावित करते हैं, ये यहां पर लिखे हुए हैं। ये जो कारक हैं जो क्या करते हैं, परिवर्तन लेकर आते हैं, वो सारे के सारे कारक यहां पर लिखे हुए हैं ना। आपसे सीधा क्वेश्चन, इनमें से उपरोक्त में से कौन हार्डी-विनबर्ग समीकरण को प्रभावित नहीं करता या करता है, ऑप्शंस देखिए। अब ये याद रखिए ये प्रभावित करते हैं, बस ये याद करिए ये प्रभावित करते हैं, इतना से याद रहेगा, आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो मेजरली ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, ठीक है ठीक है, कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन जो पूछा गया वो सीधा समीकरण पूछी गई हार्डी-विनबर्ग समीकरण, ठीक है, वो मैं यहां पर लिख नहीं रहा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 या p प्लस q इक्वल्स टू 1। डन, p क्या है ये भी जानते हैं, q क्या है ये भी जानते हैं। डन, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इन क्वेश्चंस में क्या करना, देखो क्या लिखा हुआ है, 1000 व्यष्टियों में 360 कैपिटल ए वाले हैं, आप एक झटके में कर सकते थे। कैपिटल ए वाले कितने हैं सर, 360 है, कितने में से सर, 1000 में से, है ना। उसके बाद स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कितने हैं, 480, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कितने हैं, 480 है, कितने में से सर, 1000 में से। और स्मॉल ए वाले कितने हैं सर, स्मॉल ए वाले कितने हैं, 160 है, कितने में से, 1000 में से। लिख दिया आपने, चलो जी ओके, ये लिखा हुआ, मतलब इतना स्लो नहीं चलना, चीज को हम समझ रहे हैं। इस आंकड़े के आधार पर कैपिटल ए एलील की आवृत्ति क्या होगी। अब जरा सोच, क्या यहां पर कोई मतलब है, यहां पर स्मॉल ए, हटाओ इसको, यहां पर कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल ए तो है लेकिन उसके साथ में स्मॉल ए है, क्यों ले, जब यहां पर हमारा आंसर इसी से निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपने कैपिटल ए एलील की आवृत्ति पूछी गई है। इसकी पूछी गई है, इस एलील की, इस जीन की आवृत्ति पूछी गई है। अब आप मुझे बताइए कैपिटल ए क्या था सर, समयुग्मजी था, प्रभावी था। इसको हम किससे दर्शाते हैं, जीनोटाइप को हम उस फॉर्मूले में किससे दर्शाते हैं सर, पी स्क्वायर से दर्शाते हैं। अब दिमाग लगा, इस स्क्वायर को यहां पर लगाऊंगा, कितना आ जाएगा सर, ये गया और ये कितना आ गया, 0.36, अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0.6, पी की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.6। और पी किस चीज को बताता है, पी किस चीज को बताता है सर, इस एलील की आवृत्ति को बताएगा। खत्म, आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 आंसर आ जाएगा। लो जी, ये था सीधा सा क्वेश्चन, खत्म, डन। एक और क्वेश्चन करें जल्दी से, फटाफट एक और क्वेश्चन करें जल्दी से, एक और क्वेश्चन करें तुरंत, आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं फटाफट यहां पर लिख देता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, अगर एक जनसंख्या जो हार्डी-विनबर्ग साम्यता में है, अगर एक जनसंख्या जो हार्डी-विनबर्ग साम्यता में है, एक जनसंख्या जो हार्डी-विनबर्ग साम्यता में है, अगर अप्रभावी अलील की आवृत्ति 0.2 होती है, 0.2 होती है, तो यार एक्चुअली इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ी सी हो रही है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट जनरेशन वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो द डोमिनेंट ट्रेट। तो अगली पीढ़ी में प्रभावी विशेषक होने की कितनी प्रतिशतता होगी, लगाइए आंसर करिएगा। ओ भाई साहब लगाइए सर, ऑप्शन भी लिख दीजिए, ऑप्शन लिख देते हैं, 16%, 32%, 96%, 64%। करिए बेटा इसको, हाँ जी आया किसी का आंसर, ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है। वेल डन, बहुत बढ़िया सुशांत, 96% आ गया तुम्हारा। अंकिता शर्मा वेरी गुड। पहले तो सोचो यहां पर क्या पूछा गया है, प्रभावी विशेषक होने की कितनी प्रतिशतता होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं क्या, यहां पर दिया हुआ है अगर अप्रभावी अलील की आवृत्ति 0.2 है, जैसे हमने बोला कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है, ये वाली कंडीशन, या इससे कंफ्यूज हो जाओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों कंडीशन प्रभाविता के लिए है, हाँ सर, ये दोनों कंडीशन किसके लिए, प्रभाविता के लिए, ये अप्रभाविता के लिए, भाई ये भी प्रभावी, यानी आपसे क्वेश्चन में प्रभावी विशेषक पूछे यहां पर, ये वाले, ठीक है डन। यानी आपसे पी स्क्वायर और 2pq की वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, पी स्क्वायर और 2pq की वैल्यू पूछी गई है, और आपको क्वेश्चन में वैल्यू जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, q की वैल्यू दे रखी है 0.2। अब बता, अब भी निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, देख क्वेश्चन में 0.2 आवृत्ति किसकी दे रखी है, अप्रभावी अलील की दे रखी है 0.2, यानी अप्रभावी अलील को हमने किससे दिखाया था, q से, कितनी दे रखी है 0.2। जैसे क्वेश्चन में ये पूछा दोनों को ऐड करके बताना है, जिन्होंने ये रटा हुआ है क्वेश्चन शायद उन्होंने फटाफट कर लिया, ड्रॉप करेंगे, जिनको नहीं समझ में अब तो कर लोगे, क्वेश्चन में देख के लिखा हुआ है अगर एक जनसंख्या में जो हार्डी-विनबर्ग साम्यता में है अप्रभावी अलील की आवृत्ति इतनी है, चलो तुमने फटाफट लिख दिया q 0.2, q अप्रभावी अलील की आवृत्ति कितनी है 0.2 तुमने लिख दिया। अब पूछा है कि बताओ अगली पीढ़ी में प्रभावी विशेषक या प्रभावी लक्षण वालों की कितनी प्रतिशतता होगी, प्रभावी लक्षण वालों की, लक्षण लिखता हूं, प्रभावी विशेषक से कंफ्यूज होगी, प्रभावी लक्षण वालों की, प्रभावी लक्षण होने की कितनी प्रतिशतता होगी, है ना। अब प्रभावी लक्षण जो है वो ये भी है,
यानी ये जो वैल्यू आएगी और ये जो वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड करना था। अब बता, अब कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, सीधा सीधा करेगा। सर हमने 100 में से 4 माइनस कर दिए, कुमार जी ने कुछ भी करेगा बेटा 100 में से 4 माइनस कर दिए। तेरे को क्यों दे रखा है 0.2, तेरा पी निकल जाएगा 0.8, कुमार जी इतना निकल जाएगा, इतना समझ में आता है? क्यों दे रखा है 0.2, पी लिखा, पी कितना हो जाएगा 0. अरे भैया पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 था, क्यू अगर 0.2 दे रखा है, पी तेरे से पूछा है तो बता कितना हो जाएगा, पी प्लस 0.2 इक्वल टू 1, इसको उधर लेकर जाएगा, पी कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो भैया हमारा पी 0.8 हो गया, क्यू हमारा 0.2 हो गया। मेरे भाई अब सीधा सीधा निकल दे पी स्क्वायर, पी कितना है 0.8, 0.8 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 0.64। ये तो हो गई आवृत्ति। अब इसी आवृत्ति को अगर आप परसेंटेज में पूछते तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? याद कर, जेनेटिक्स में हमने परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया था सर? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 से, डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64% हो गया, डन। सिमिलरली इधर आ जा, 2p क्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू p कितना है 0.8 इंटू q कितना 0.2। ले मेरे भाई इसको नीचे कर, 8 टू 16 टू 32, 0.32 इंटू 100 कितना हो जाएगा सर 32। कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा। अब बता कितना आ जाएगा आंसर? 64% प्लस 32% आंसर कितना आ जाएगा तेरा मेरे भाई? 96%। अब डायरेक्टली ऐसे थोड़ा करना था 100 में से निकाल दिया है, डायरेक्टली सर 100 में से निकाल दिया है, पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा आएगा। श्रेयांशी राज को समझ में नहीं आया। और कौन सा सर क्यू स्क्वायर होगा ना? अरे मेरे भाई इस जीनोटाइप के लिए तू क्यू स्क्वायर लेता है। तेरे से क्वेश्चन में प्रभावी लक्षणों की पूछी गई है, प्रभावी लक्षण की प्रतिशतता कितनी होगी? प्रभावी लक्षण मेरे भाई ये है, ये तेरे को प्रभावी दिख रहा है। सोच क्या ये तेरे को प्रभावी दिख रहा है? सर ये तो प्रभावी है, यानी हमसे क्यू स्क्वायर थोड़ी ना पूछा, हमसे तो पूछा ये दोनों कंडीशंस कितनी परसेंटेज में। अब इसको हम किससे दर्शाते? पी स्क्वायर से। इसको हमने किससे दर्शाया? 2p क्यू से। डन। तेरे से क्वेश्चन में क्यू दे रखा था, तूने क्यू दे रखा है, तूने पी निकाल लिया, हां सर निकाल लिया, बस इनमें पुट करना था, ऐड करना था, आंसर आना था। सोचो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को फील करो ना यार, तुम उल्टा सीधा क्यों सोचो जल्दबाजी में? क्वेश्चन में पढ़ के लिखा अप्रभावी एलील की आवृत्ति कितनी है 0.2, यानी क्यू 0.2 है। भाई पी क्या था? प्रभावी एलील की आवृत्ति। क्यों क्या था? अप्रभावी एलील की आवृत्ति। हमने क्यों लिख दिया 0.2, लिख दिया 0.2। अब तूने क्यू अगर 0.2 लिख दिया तो पी नहीं निकाल सकता। हां 1 में से 0.2 माइनस कर दिया, 0.8 तेरा पी 0.8 आ गया, क्यू 0.2 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा था बताओ अगली पीढ़ी में प्रभावी कितने परसेंटेज में होंगे? भाई हमारे प्रभावी कौन होते हैं? हमारे पास 3 कंडीशन होती है। इसमें ये वाला जीनोटाइप अप्रभावी का होता है, ये भी प्रभावी का होता है, ये भी तो प्रभावी का है तो दोनों प्रभावी, ये भी लंबा ये भी लंबा है। तो हमें दोनों को ऐड करके बताना था कि इसकी जितनी परसेंटेज होगी इसकी उतनी परसेंटेज होगी, दोनों परसेंटेज को ऐड करना था। इसको हम पी स्क्वायर से दर्शाते, इसको 2p क्यू से दर्शाते, पी आ गया क्यू आ गया, रखनी थी वैल्यू, ऐड करना था, खत्म कर लास्ट। ओ भाई क्यू स्क्वायर 0.2 नहीं देखा है, मेरी मां कहां जाऊं मैं भाई? अप्रभावी जीन की आवृत्ति, मंजीत कुमार क्या लिखा हुआ है तेरे आगे? अप्रभावी जीन की आवृत्ति को हम दर्शाते हैं क्यू से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में लिखा हुआ अप्रभावी एलील की, एलील मतलब जीन ना, आवृत्ति 0.2 है, तो तू यहां पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 करेगा। अरे लल्ला, ओ मेरे भाई तू 0.2 का फिर अंडर रूट निकालेगा। हाय मर जाऊंगा गुड़ खा के, क्या करना चाहता है? अरे भैया देखो करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं इसको, है ना। 1 में से तुमने 0.4 माइनस कर दिया, 0.96 आ गया, परसेंटेज में निकाल दिया 96%, ऐसे भी कर सकते हैं, कई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं फास्ट में, है ना। लेकिन क्वेश्चन का फील तो कर, उसको समझ तो सही, पूछा क्या जा रहा है। तिगड़म थोड़ा ना बैठाएंगे यहाँ पर, ऐसे तिगड़म में बैठाएगा, ऐसे हार्ड में क्वेश्चन गलत कर जाएगा। डन। आपको जो मॉड्यूल दिए गए हैं ना, हाँ जी सर पी प्रभावी क्यू अप्रभावी। भाई तुम कौन सी दुनिया में, हमको समझ नहीं आ रहा है। एक तो ये आरंभ 2 में जो बच्चे हैं, कौन सा खाना पीना खाकर बैठते तुम क्लास में। यहाँ अप्रभावी एलील लिखा हुआ है, अप्रभावी को हम पी से दर्शा रहे, क्यू से दर्शा रहे हैं यार। ये था हमारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, उससे संबंधित क्वेश्चन, सब और क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, उसमें मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए ना, उन क्वेश्चंस को आज करना, ठीक है, आराम से करना। अब आ जाते बेटा जी हमारे इस टॉपिक पर, हमारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया। अभी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हमने अभी क्यों पढ़ा? रीजन बहुत सीधा था, हमने यहां पर ये चीजें पढ़ी थी जो विभिन्नताएं ला रही थी। ये विभिन्नताएं अगर नहीं होंगी तो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा? हार्डी-वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम आएगा। डन। चले अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा जी हमारा ये प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, जो डार्विन ने दिया था, जो बिल्कुल सही था। उसके कुछ एग्जांपल्स हमें देखने हैं। अब यहां पर जो प्राकृतिक, भाई हम क्या पढ़ रहे पता है ना, डार्विनवाद में, नव डार्विनवाद पढ़ रहे पता है ना। नव डार्विनवाद में हमने ये दोनों बिंदु क्लियर कर लिए थे, इस बिंदु के, ये फर्स्ट वाले बिंदु के थे, है ना, क्लियर हो गया था। दूसरा यूं का यूं था जो यहां पर तीसरा बन गया, चौथा यहां पर जो तीसरा जो बहुत गलत था उसको हमने देखा था, विभिन्नताएं कैसे आएंगी। यहां पर जो चौथा था वो यहां पर बन गया था पांचवा, उसके हमें देखने एग्जांपल। प्राकृतिक वर्ण क्या होता है, प्राकृतिक चयन क्या होता है, योग्यतम की उत्तरजीविता क्या होती है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि जो बदलते हुए वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, प्रकृति उसका चयन करती है, ये प्रक्रिया प्राकृतिक चयन कहलाती है। प्राकृतिक चयन का ओरिजिनल आइडिया किसको आया था? अल्फ्रेड रसेल वेलेस को आया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का आइडिया किसको आया था? हर्बर्ट स्पेंसर को आया था, जिन्होंने अपनी आइडिया को बताया डार्विन को, उन्होंने दोनों आइडियाज को यहां पर शेयर किया था। लेकिन हमें अब इस प्राकृतिक चयन के कुछ उदाहरण देखने हैं यहां पर। तो नव डार्विनवाद में प्राकृतिक चयन के, डार्विनवाद में प्राकृतिक चयन का उदाहरण उनका डार्विन की फिंचेस, लेकिन यहां पर और प्राकृतिक चयन के और एग्जांपल देखने पड़ेंगे और प्राकृतिक चयन के प्रकार देखने पड़ेंगे। अब सर प्राकृतिक चयन के कौन से प्रकार हैं? तो प्राकृतिक चयन के हम देखेंगे यहां पर प्रकार, और यहां पर प्रकार देखेंगे कौन से, ये प्रकार, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम है ना आपके एनसीईआरटी में। हाँ जी, ये वाला दे रखा है ना एनसीईआरटी में, ये वाला डायग्राम दे रखा है ना। हाँ सर ये वाला डायग्राम, ये है प्राकृतिक चयन के प्रकार, किसके? प्राकृतिक वर्ण के प्रकार दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दे रखा है, प्राकृतिक वर्ण के प्रकार दे रखे हैं। ठीक है दोस्त, अब अपन लेंगे 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि भैया लगातार बोलते बोलते आदमी थक जाता है, तो 5 से 6 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है जी, आप चाहे अपने फोन को चार्जिंग पे लगा लीजिए इतनी देर के लिए, या थोड़ी देर के लिए आप भी वेट करिए। सर ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, तू बेटा कुछ खा, चने वने कुछ खा बेटा, तू घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, तू इंसान बनो। सर ये ब्लैक एंड व्हाइट है भाई, मेरे को कलर नहीं मिला, मेरे पास कलर करने के लिए पेन नहीं था, मेरे पास नहीं मिला। तेरे को यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट से मतलब है, या यहाँ पर चीज को समझने से मतलब है? तेरे पास बुक खुली हुई है, उस बुक में खोल ले, तेरे को कलर दिख जाएगा ना, यहाँ पर कलरिंग कर लेना। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे अपन, 10 मिनट का नहीं, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा लेंगे, 7 मिनट का ब्रेक लेंगे। मैं इतना फटाफट कुछ खा लूं जल्दी से।
डीडी आकांक्षा सिंह नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा ना बेटा, मैं सब देख रहा हूं यहां से जो तुम लोग कर रहे हो। सौ ऊपर आएगा, गलत हो गया। क्वेश्चंस दिए अभी, मॉड्यूल पूरा नहीं है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए लेक्चर नंबर 5 में। मैं समझ गया आकांक्षा सिंह, डीडी आकांक्षा सिंह नाम से जो लड़की थी उसने अपना नाम चेंज करके वापस आकांक्षा सिंह रख लिया ताकि सर को कंफ्यूजन हो जाए। बहुत चालू है यार कसम से। उस लड़की को ये समझ में नहीं आ रहा कि 100 नीचे 1000 था, फिर 100 लगा दिया, फिर 100 कहां चला गया, कंटिन्यूअसली स्पैम कर रही है, सर 1000 का क्या हुआ, 100 का क्या हुआ। बेटा तुम आज ना पहले थोड़ा सा हलवा खाना, कुछ अच्छे से खाना, खाना खाने के बाद में फिर इस लेक्चर को वापस से देखना। सर 100 से गुना होगा शायद, एक बार चेक कर लो। और 100 से गुना करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। भूख तो हमको लग रही थी, खाने को कुछ था नहीं, डाउटनेट वाले भैया को भेजा है, कुछ समोसे वमोसे ले आओ यार, भूख लग रही है बहुत जोर की। अब डाउटनेट वाले भैया गए हैं कुछ समोसे वमोसे लेने। चलो जी आइए बेटा, पहले मेरे को ना एक फोटो खींचे, मैंने बड़ा मस्त है एक फोटो। डीडी आकांक्षा सिंह है, कह रही है सर 100% लाने के लिए आपने 100 का भाग किया, जबकि आपने पहले ही 100 का किया, तो सर एक 100 कहां गया। ये थी डीडी आकांक्षा सिंह। फिर इसी के ऊपर आकांक्षा सिंह का कमेंट है, ये डीडी आकांक्षा सिंह का कमेंट है, इसी के ऊपर आकांक्षा सिंह का कमेंट है। डीडी आकांक्षा सिंह क्वेश्चन समझा करो, स्पैमिंग मत किया करो। मंजीत कुमार कह रहे सर आज पहली बार बायोलॉजी का समझ नहीं आया, पहली बार जब क्वेश्चन समझ नहीं आता है, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तेरे को समझ नहीं आता है। हाँ भाई क्वेश्चन था, हाँ जी, अच्छा सॉरी मैंने यहां पर परसेंटेज में लिख दिया था 0.64 और इसको 100 से करेंगे तो नीचे आएगा 100, तब निकलेगी परसेंटेज 64%। सॉरी मैंने नीचे कर दिया था, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ मैं ही पागल बेटा, बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हो। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, 32% आएगा। डीडी आकांक्षा सिंह बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ जी डीडी आकांक्षा सिंह आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि 100 से डिवाइड नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। इसलिए तो बायोलॉजी ली थी मैंने, क्योंकि गणित नहीं आती थी मेरे को, है ना, आपने भी इसलिए ली थी ना। चलो आई होप आप समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पर अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले थे, वो पढ़ने वाले थे यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, और सर अभी भी गलत है, अब क्या गलत है यार, अब क्या गलत है। 0.64 था, पॉइंट हटाया, 100 लगाया, 100 से गुणा किया था, 100 64%, 32%, 96। अब क्या गलत है यार, ऐसे ना कर यार। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण पढ़ने वाले, प्राकृतिक चयन पढ़ने वाले। प्राकृतिक वर्ण क्या होता है, प्राकृतिक चयन क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से कि प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रिया जिसमें अधिक जीवनक्षम वंशानुगत अविविधता को जनन अधिकतर अवसर मिलते हैं और संतान अधिक संख्या में उत्पन्न होती है। क्या सर, एक ऐसा जीव जो बदलते हुए वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन करता है, तो प्रकृति उसका क्या करती है, चयन करती है। इतनी सी बात थी। अब मेन है इसका एग्जांपल, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तेरे से डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी मेरे भाई, नीट में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी नीट में कि बताओ प्राकृतिक चयन का डेफिनेशन क्या होता है। प्राकृतिक चयन का एग्जांपल पूछा जाएगा, वो एग्जांपल है ये, क्या औद्योगिक उत्कर्षणता। मेरे भाई इसको ध्यान से सुन लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई दफा पूछे गए हैं। हाँ जी, क्या औद्योगिक उत्कर्षणता, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ये हम पढ़ने वाले हैं। ये एग्जांपल है इसका प्राकृतिक चयन का, और ये आपकी कॉपी में, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहला बिंदु, ये जो औद्योगिक उत्कर्षणता जो होती है, इसको किसने समझाया था, एक वैज्ञानिक जिसका नाम है बर्नार्ड कैटलवेल। ध्यान से थोड़ा सा फास्ट जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ढेर सारी चीजें पढ़नी है। बर्नार्ड कैटलवेल वो वैज्ञानिक है इंग्लैंड के, जिन्होंने इस प्रक्रिया को बताया था जिसको हम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, औद्योगिक उत्कर्षणता या औद्योगिक कर्षणता। ये है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया था, ये देखने से पहले हम यहाँ पर सीधी सी बात करने वाले हैं क्या कि भैया आप लोगों ने मॉथ नाम सुना है, शलभ जिनको हम बोलते हैं इस तरीके से, ये पतंगे टाइप के होते हैं, है ना, इनको क्या बोलते हैं, मॉथ बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, शलभ बोलते हैं। अब ये शलभ जो होते हैं ये दो प्रकार के, एक का नाम है कार्बोनेरिया जो काले रंग के होते हैं, एक होता है बिस्टन बेटुलेरिया जो भूरे रंग के हैं। सर हिंदी में लिख दो बिस्टन बेटुलेरिया, बिस्टन बेटुलेरिया, आगे थैंक यू। और एक है कार्बोनेरिया, एक है कार्बोनेरिया और एक है बिस्टन बेटुलेरिया। कार्बोनेरिया वो है जो काले रंग के, बिस्टन बेटुलेरिया जो है वो कैसे है, थोड़े से लाइट कलर के, थोड़े से भूरे से है, लाइटिश कलर है, और ये डार्क कलर के है। इतनी सी बात समझ में आ गई। एक इस तरीके से इस रंग का है, अरे एक इस रंग का है बेटा जी आपका, ठीक है, जस्ट समझने के लिए एक इस कलर के है और एक जो है इस कलर के है, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। एक थोड़े से लाइट कलर के हैं, एक थोड़े से डार्क कलर के हैं। ये हमारे पतंगे जो थे ये हमारे डार्क कलर का था, और ये वाला जो पतंगा जो है ये हमारा लाइट कलर का। जो लाइट कलर का है वो है बिस्टन बेटुलेरिया, और जो डार्क कलर का था वो है कार्बोनेरिया। डन। चल अब बढ़ते हैं यहाँ पर तीन अवस्थाएं। आप मुझे बताइएगा औद्योगिकीकरण के समय और औद्योगिकीकरण से पहले और औद्योगिकीकरण के बाद क्या क्या तीन कंडीशन है, कौन कौन सी। एक है औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण से पहले, औद्योगिकीकरण के बाद के दौरान। ये हमारे पास तीन कंडीशन है बेटा, ध्यान से प्यार से सुनना, आराम से सुनना। देख मेरे समोसे ठंडे हो जाएंगे, इधर ध्यान से सुन ले फटाफट, फिर उसके बाद मैं समोसे खा लूंगा तो यहां पर पड़ेगा। औद्योगिकीकरण से पहले की कंडीशन, औद्योगिकीकरण के दौरान की कंडीशन, औद्योगिकीकरण के बाद की कंडीशन। इनमें से सोच मत कर मुझे बता, इन तीन कंडीशन में उद्योगों में से धुआं कब निकला होगा। औद्योगिकीकरण से पहले के धुआं होगा, नहीं सर। धुआं है, नहीं सर। औद्योगिकीकरण के दौरान धुआं आया, हां सर धुआं आया। औद्योगिकीकरण के बाद धुआं रहेगा, नहीं। क्यों क्यों सर, यहां पर तो धुआं होना चाहिए ना सर, यहां पर तो धुआं नहीं, क्यों नहीं है धुआं। अरे मेरे भाई तूने ट्रेन देखी, हां सर ट्रेन देखी। जब ट्रेन नहीं हुआ करती थी,
ठीक है, जब ट्रेन आई तो कोयले से जलाई, धुआं निकला। उसके बाद अब ट्रेन क्या कोयले से चलाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से? आज की डेट में आपके जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो आपकी उद्योग जो होते हैं, क्या वहां पर हीट के लिए, गर्माहट के लिए कोयले को जलाया जाता है ज्यादातर इंडस्ट्री में, या इलेक्ट्रिसिटी यूज मिली जाती है? सर इलेक्ट्रिसिटी यूज मिली जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर यूज मिली जाएगी ना, कोयला थोड़ी ना यूज मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज मिल जाएगी। कोयला यहाँ यूज मिल जाएगा इनिशियल औद्योगिकरण के दौरान, यहाँ पर औद्योगिकरण के बाद में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में, यानी बाद की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज मिल जा रहा था, है ना, यहाँ पर कोयले को यूज मिल जा रहा था। जितनी बात धुआं उठ रहा था, यहाँ धुआं धीरे धीरे कम हो गया, यहाँ पर धुआं था ही नहीं। इतनी सी बात समझ में। अब आप मुझे बताइएगा, आपने पेड़ का तना देखा है? हाँ सर देखा है, ये पेड़ है, ये इसका पेड़ का तना है। पेड़ का तना ज्यादातर कैसे रंग का होता है? थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है। पेड़ का तना कैसा होता है सर? ब्राउन कलर का होता है हमारा, होता है ना, पेड़ का तना ब्राउन कलर का होता है। हाँ सर ब्राउनिश कलर का होता है ना, ब्राउन कलर का होता है। सर इलेक्ट्रिसिटी तो कोयले से बनती है भाई, इसको कोई बताओ, फिजिक्स नामक कोई चीज होती है, पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अरे बांगड़ू, अरे यार चटनी मिलाया क्या? अरे यार ला 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 ला। हाँ जी चलो कोई बात नहीं, थोड़े से फटाफट समझ लेते, कोई बात नहीं, ठंडे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फटाफट जल्दी से सुनिएगा। या तना कैसा होता है? सर तना जो होता है कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। तना भूरे रंग का, तना भूरे रंग का। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी कंडीशन में तना काले रंग का होगा? भैया यहाँ पर धुआं नहीं था तो तना नॉर्मली अपना कैसा होता है? ब्राउन कलर का। यहाँ पर धुआं ही धुआं निकला, वो धुआं जाकर जम गया इस तने के ऊपर, तो यहाँ पर तना कैसे रंग का हो गया मेरे भाई? यहाँ पर तना काला दिखाऊंगा तो काला दिखेगा नहीं। चलो ऐसे कर देते हैं, ये तना कैसे रंग का हो गया? काले रंग का। और यहाँ पर तना वापस से कैसा हो जाएगा? धुआं हट जाएगा, फिर उसके बाद जो पेड़ पैदा होंगे वो कैसे होंगे सर? वापस से ब्राउन कलर के हो जाएंगे। बोलिए जनाब, क्या ये कंडीशन समझ में आ गई आपको? फटाफट मुझे बताइए जल्दी से, क्या ये कंडीशन क्लियर है? औद्योगिकरण से पहले तने का रंग कैसा था? भूरा। औद्योगिकरण हुआ, धुआं निकला, धुआं जाकर जम गया, तना कैसा हो गया? काला 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 काला, धुआं जमता गया।